Okay, so am I audible to every one of you? नहीं आपको तो नहीं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक ओरिएंटेशन सेशन किया था। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में ये बता दिया था कि हमारे पास एसबीएल के एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है और किन किन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, राइट। आज की क्लास के अंदर हम अपने फर्स्ट पहले हम उसके फॉर्मेट्स को देखेंगे जो मैंने आपको बताया था। मैं कुछ थोड़ा बहुत रिपीट करता हूँ पुरानी बातों को, ताकि जिनकी आज फर्स्ट क्लास है दे कैन बी ऑन द सेम पेज और वो कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, दो तीन चीजें हैं जो इस एग्जाम में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और वो आपके लिए करना बहुत जरूरी है, मतलब इट्स मोर देन नेसेसरी कि वो आपने करना। पहली चीज तो सबसे पहले चीज जो कि मैंने आपको बार बार बताया है कि देखिए, स्टिक टू वन सोल्यूशन, नॉट मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक हैंडआउट इधर का उठाया, एक हैंडआउट इधर का उठाया। जैसे मुझे लास्ट बैच में एक बच्चे ने कहा, सर आपका ये वाला हैंडआउट ना थोड़े से ज्यादा है नोट्स में, तो मैं फला वाला हैंडआउट उठा लेता जो कम है। तो भाई फिर सारे वो उठा लो या फिर सारे ये उठा लो। तो एक एक वो कहते हैं ना, मतलब मैं ये बात बोलता हूँ, तो ये सेकंड क्लास में नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आपका मेरा पीरी मुरीदी का रिलेशन, ठीक है। तो कंसिडर दिस एज द सेम थिंग। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि आपने कोशिश ये करनी है कि साथ साथ मेरे असाइनमेंट्स को सॉल्व करते रहना और उसको साथ साथ चेक कराते रहो, बिकॉज अगर आप असाइनमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे और चेक नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तीसरी चीज ये कि आज की क्लास में वी आर गोइंग टू गो थ्रू द फॉर्मेट्स फर्स्ट। सबसे पहले हम फॉर्मेट्स को देखेंगे कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर फॉर्मेट्स के और टेस्ट हो रहे हैं। मैंने आपसे ये कहा था मैंने आपसे ये कहा था कि चार एरियाज है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहली चीज आपको बताई थी, हु वी आर। तो पूरे एग्जामिनेशन के अंदर वी आर गोइंग टू बी गिवन अ टास्क, और उस टास्क के अकॉर्डिंग, यानी वी आर गोइंग टू बी गिवन अ रोल, हमें एक रोल दिया जाएगा और हम उस रोल के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो मोल्ड करेंगे, अपने आप को उस रोल के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मोल्ड करेंगे। नंबर वन। नंबर टू इज whom वी आर कम्युनिकेटिंग टू। मैंने आपसे कहा था कि whom वी आर कम्युनिकेटिंग टू वाली बात के अंदर हमें ये रोल दिया जाएगा दैट वी आर कम्युनिकेटिंग टू अ पर्सन। हमें या तो सीईओ से कम्युनिकेट करना होगा, या सीएफओ से कम्युनिकेट करना होगा, या मे बी मार्केटिंग मैनेजर से करना होगा, मे बी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से करना होगा, मे बी वाइडर स्टेक होल्डर कम्युनिटी से करना होगा, मे बी शेयर होल्डर से करना होगा, मे बी प्रेस रिलीज से करना होगा, प्रेस वालों से करना होगा। यानी हमें एक डिजायर्ड इंडिविजुअल बता दिया जाएगा जिससे हमें कम्युनिकेट करना है। नंबर थर्ड इज कि हमें एक प्रोफेशनल फॉर्मेट के ऊपर ये पेपर को सॉल्व करना है। वो फॉर्मेट जो है वो आइदर इट कैन बी प्रेस रिलीज, इट कैन बी रिपोर्ट, इट कैन बी एन ईमेल, ड्राफ्ट मेमो, या कुछ इस तरह की चीज होगी जिसका आपको फॉर्मेट याद करना होगा। और चौथी चीज ये है कि आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो इस एग्जाम में टेस्ट होते हैं। ये जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं ये नॉर्मली 20 मार्क्स के, मतलब नॉर्मली एंड अब नॉर्मली दोनों इस सिनेरियो में 20 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। हर प्रोफेशनल स्किल 4 मार्क का टेस्ट होता है और 5 प्रोफेशनल स्किल हैं। सारे के सारे प्रोफेशनल स्किल्स एक एग्जाम में एक साथ नजर आएंगे। हर जो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1A में भी होगा, 1B में भी होगा, 1C में भी होगा, हर टॉपिक के अंदर प्रोफेशनल स्किल टेस्ट हो रहा होगा, हर क्वेश्चन के अंदर हो रहा होगा। और 5 प्रोफेशनल स्किल्स मल्टीप्लाइड बाय 4 मार्क्स इज इक्वल टू 20% ऑफ योर एग्जामिनेशन, इस तरह डिवाइडेड है। तो ये पूरा सिनेरियो है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि इस सिनेरियो में रहते हुए हमें 110 आवर्स टोटल एलोकेट करने हैं। मतलब मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, 110 घंटे का ये टोटल सिलेबस का एरिया है प्लस दी प्रैक्टिस एरिया। यानी ये 110 घंटे में सिलेबस और प्रैक्टिस कंप्लीट होता है। ठीक है जी। अच्छा, दो तीन सवाल जो मुझसे बहुत सारी मतलब आपसे मैं इस वजह से सेकंड क्लास में बता रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। सर ये एग्जाम आपका क्लासेस एंड कब होगा? मेरी क्लासेस एंड होंगी एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले। अब ये 3 या 4 दिन पहले क्यों एंड होंगी इसका मतलब समझो। देखो, सिलेबस 3 4 दिन पहले कंप्लीट नहीं होगा। ये पेपर दूसरे पेपर्स की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें 15 दिन पहले कुछ आता है, प्री सीन आता है, आपको पता है। तो उस प्री सीन के ऊपर मुझे काफी सारी चीजें आपको रिवाइज करानी है। तो वो जो आखिरी के 15 दिन है ना, उसमें मुझे आपके साथ रहना है। मतलब दैट्स द नेचर ऑफ दिस एग्जाम। यानी अगर कोई मुझे बोले ना कि यार शुरू के 2.5 महीने कुछ नहीं करो, आप 15 दिन में कुछ कर लो, तो अगर वो बहुत मेहनत कर सकते हैं 15 दिन में, वो तब भी पास है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज चले जाना 15 दिन के अंदर आ जाना आखिरी के, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इसमें
3 या 4 दिन पहले एग्जाम से हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन उसमें सारी के सारे 6 से 7 पास पेपर्स आपके आप लोगों ने क्लास के अंदर या होमवर्क के तौर पे कवर कर लिए होंगे। आपके मॉक एग्जाम हो चुके होंगे, आपके प्री सीन आ चुका होगा, और आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा 2 दफा। 2 दफा कैसे? एक दफा आपकी क्लासेस के अंदर जो कि मेरे साथ हो रहा है, और दूसरी दफा जब आप अपने लास्ट 15 डेज के अंदर आएंगे तो योर सिलेबस विल बी कवर्ड इन द लास्ट 15 डेज एज वेल, इन रिगार्ड विद व्हाट टॉपिक्स कैन बी टेस्टेड इन द प्री सीन। एक एक प्रिडिक्शन करूंगा कि यार ये 42 मॉडल है, 42 मॉडल है पूरे एग्जाम। इस 42 मॉडल में से 21 मॉडल जो है वो इस प्री सीन से कनेक्ट हो गए। तो मैं आपसे कहूंगा यार ये 21 मॉडल्स को आप मेरे साथ पढ़ लो दोबारा से, इस प्री सीन पे अप्लाई कर लेते। तो हम उस प्री सीन पे अप्लाई करेंगे इन 21 मॉडल्स को, तो 40-50 पेजेस का एक हैंडआउट आपको मिलेगा जिसको आपने कवर करना। फिर आखिर में 2 मॉक एग्जाम होंगे एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड। ठीक है, ये बात सबको क्लियर होती है? कोई सवाल है किसी का अभी तक इस पूरी बात से रिलेटेड, ऑनलाइन भी और फेस टू फेस भी? तो प्लीज मुझे बताएं। मैं जब तक जरा माइक और इसकी सेटिंग सही कर लूँ। आई होप सो। नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक इट मोर क्लियर, इस वजह से। 42 मॉडल्स इन टोटल, टोटल पूरे सिलेबस में 42 मॉडल्स है। ठीक है, अब ये जो 42 मॉडल्स है ना, ये 42 मॉडल्स, ये जो 42 मॉडल्स है ना, ये 42 मॉडल्स पूरे सिलेबस में एक मरतबा कवर होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका लास्ट 15 डेज प्री सीन आ जाएगा, जिसमें आपको आपकी इंडस्ट्री, आपको आपकी कंपनी पता चल जाएगी, तो उस प्री सीन के अंदर हम दोबारा से उन मॉडल्स को कवर करेंगे जो उस प्री सीन से रेलेवेंट है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मॉडल है जो सिर्फ सर्विस सेक्टर पे लगता है, सिर्फ सर्विस सेक्टर पे लगता है। अब अगर एग्जाम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, लेट्स सपोज एग्जाम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया, तो आप मुझे बताओ, मुझे वो मॉडल कवर करना चाहिए? तो नहीं। तो उसका मतलब मैं वो मॉडल एक्सक्लूड कर दूंगा। मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको पता है उस मॉडल के बारे में, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको छोड़ दो। हो सकता है वो आपसे बोले कि यार सर्विस सेक्टर कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपनी कंपनी खरीदना जा रही है, तो ये पॉसिबल है। तो आपने वो पढ़ा हुआ होगा, वो बात सही है। लेकिन हम एग्जाम के दिनों में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट नजर आ रही होंगी। यहां तक बात सबको क्लियर होती है? दिस इज हाउ इट विल वर्क। यार अगर कोई आप में से जो लंबा है यार, इसके जरा पावर बटन ऑन कर देना। और कोई सवाल है भाई किसी का तो पूछो प्लीज। सर मॉडल वाली बात, एवरीवन विल हैव द सेम प्रीसीन, हाँ ये बात सुन ले भाई। एवरीवन विल हैव द सेम प्रीसीन 110%, बट एवरीवन विल नॉट हैव द सेम पेपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एवरीवन विल हैव द सेम प्री सीन, ये बात डिफाइंड है। हर बंदे का प्री सीन एक ही होगा। यानी अगर आपकी ईमेल पे प्री सीन नहीं आता ना, मिसाल के तौर पे कोई ग्लिच आ गया, आपकी ईमेल पे प्री सीन नहीं भी आया, तब भी आपका जो प्री सीन एग्जाम में दिया जाएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा एज द प्री सीन दैट यू आर एक्चुअली सी। तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बट क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं। हो सकता है इनके पास जो रिक्वायरमेंट्स आई है वो इनके पास ना आए। जो मॉर्निंग के एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो इवनिंग के एग्जाम की ना, और इवनिंग के एग्जाम में भी 2 रिक्वायरमेंट हो सकती है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। क्लियर होती है बात सबको? चलें जी। नाउ मैं अपने उस पर आता हूँ। हम लोग पहले फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे जब तक नमाज ब्रेक होगी। फिर उसके बाद हम जो है वो अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1 स्ट्रैटेजी के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इतनी देर में आपके पास हैंडआउट्स भी आ जाएंगे, एंड आई होप सो उस वक्त तक हम जो है वो ये फॉर्मेट को डिस्कस कर चुके होंगे। कोई सवाल है मीनवाइल किसी का तो प्लीज काइंडली मुझसे पूछ लें, ताकि मैं आपको जो है वो जवाब दे सकूं। यू विल सेंड द हैंडआउट? यस, आई विल सेंड ऑल द हैंडआउट्स ऑन द ग्रुप। मैं ऑफिशियल ग्रुप पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ। अगर जो अनऑफिशियल ग्रुप पे हैं लोग, उनको जो है वो अलग से मिल जाएगा। बट आई हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड इट ऑन द ऑफिशियल ग्रुप। आई एम सेंडिंग इट अगेन ताकि आपको हो जाए।
अच्छा, किसी की इंग्लिश बहुत पैथेटिक है बिल्कुल, मतलब हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा दिल में भी सोच रहे हो ना कि मेरी इंग्लिश बहुत पैथेटिक है, लाइक बहुत ही बुरी है, तो यार थोड़ा सा डरना इस एग्जाम में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो पेपर है, इसमें अंग्रेजी का काफी अच्छा गेम, यानी काफी सारी चीजें इस एग्जाम के अंदर इंग्लिश ओरिएंटेड है। अगर आपकी इंग्लिश कुछ बेहतर है ना, तो यू आर गेटिंग एन एज। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत बुरी है, यानी आपको दिस द एंड द ए आई ओ यू का नहीं पता, आपने वॉवल नहीं दे सुने कभी जिंदगी में, आपको नहीं पता कि एंड लगता है वॉवल से आगे पीछे, तो आपको अगर ऐसी बातें नहीं पता ना, तो बहुत बहुत फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं डरा नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे बच्चों को स्ट्रगल करते देखा है। प्लस इस एग्जाम का एक नॉर्म है, ठीक है, जो मैंने जनरली अपनी पूरी टीचिंग कैरियर में, मतलब मैं माशाल्लाह से सब तकरीबन समझो 3-4 हज़ार 5 हज़ार बच्चा पढ़ा चुका हूँ। मैं आपको ऑनेस्ट एक बात बताता हूँ, मैंने एक पर्सपेक्टिव लोगों का देखा है, खुदाना हाथ से ये एग्जाम एक बार रुके ना, तो यार ये 2-3 दफा भी रुक जाता है। और अल्लाह ना करे अगर ये एक बार में, मतलब अल्लाह करे अगर ये एक बार में निकल जाए, तो फिर ये लोगों को लगता है कि इससे इजीएस्ट एग्जाम कोई नहीं। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखिएगा, मतलब दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। आई होप सो किसी की सेकंड अटेम्प्ट नहीं, दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको निकाल लिया ना, तो आपको लगेगा कि यार दुनिया का सबसे आसान पेपर एसबीएल था, मतलब एसीसीए का सबसे आसान पेपर एसबीएल था। हालांकि बहुत सारे बच्चों को एफआर का लगता है, मगर मैं फिर भी ये बता रहा हूँ कि आपको एक मरतबा ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इतना आसान था। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 4 मरतबा ये पेपर दिए, 5 मरतबा ये पेपर दिया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा, और मतलब मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट थी पेपर की, और मतलब लास्ट अटेम्प्ट पता है ना, 7 ईयर रूल, डू यू नो दिस? एक मतलब आप प्रोफेशनल में एंटर हो जाए ना, तो 7 ईयर रूल लगता है आपके ऊपर। तो वो जो 7 ईयर रूल है, वो ये कहता है कि आपको 7 साल में अपना प्रोफेशनल के सारे पेपर देने, वरना आपके 2 पेपर अनलॉक हो जाएंगे। पता है ना सबको? ठीक है, ये रूल है किसी से। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली भी जो है वो, मैं ऐसे भी बच्चे को जानता हूँ जिसका पेपर फेल हुआ और वो अनलॉक हो गया दोबारा से इसकी। तो यार मतलब इट्स सेटबैक। मैं सेकंड क्लास में ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ताकि थोड़ा सा हम डर जाएं, और हमें वाकई ये बात समझ आ जाए कि हमने इसको पढ़ना है तरीके से। अच्छा जी, मैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट्स पे आ रहा हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास फॉर्मेट्स टेस्ट होते हैं इस एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर मैं कौन कौन से फॉर्मेट्स टेस्ट हो सकते हैं, और डे वन से ये फॉर्मेट वाला हैंडआउट आपको याद करना है। ठीक है, डे वन से आपको इस फॉर्मेट को, मतलब आप यूं सोचे कि आप दिन में एक फॉर्मेट भी अगर याद कर ले, तो 5 से 6 दिन में आपका ये फॉर्मेट वाला मामला पूरा हो जाएगा। और आप उसको बस हर 15 दिन में एक मरतबा रिवाइज कर ले, तो यू आर गुड टू गो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। So this is the format handout that you are seeing right now. अच्छा, in this format handout आपके पास जो है वो कुछ एसीसी की तरफ से फॉर्मेट दिए हुए हैं, और यही फॉर्मेट हम एग्जाम में टेस्ट होते हैं, और यही फॉर्मेट आपसे पूछे जाते हैं। यानी एग्जामिनर इज गोइंग टू से दैट यूजिंग द रिपोर्ट फॉर्मेट, यूजिंग द प्रेस रिलीज फॉर्मेट, यूजिंग द एसे फॉर्मेट, यूजिंग द लेटर फॉर्मेट, तो ये जो फॉर्मेट्स हैं इनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, क्या क्या फॉर्मेट टेस्ट हो सकते हैं। लेटर्स, ईमेल्स एंड मेमोज, सबसे पहला फॉर्मेट। रिपोर्ट का फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन स्लाइड एंड नोट्स का फॉर्मेट, विजुअल एड्स सच एज ग्रिड्स और हीट मैप। अब ये हीट मैप क्या होता है, इस पे विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आखिरी का एक टॉपिक है रिस्क के नाम से, जिसको हम रिस्क हीट मैप कहते हैं। ये आखिर में जाके देखेंगे इसको, इसको लेकिन देखेंगे जरूर इंशाल्लाह। फिर ब्रीफिंग पेपर, ब्रीफिंग नोट, वर्किंग नोट्स भी कहते हैं इसको। प्रेस रिलीज होता है, जब आप कभी प्रेस से बात करते हैं ना, प्रेस का मतलब होता है जब आप कभी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो ये प्रेस रिलीज का फॉर्मेट इस पे टेस्ट हो सकता है। एंड प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, पीआईडी का फॉर्मेट अभी तक मार्केट में टेस्ट नहीं। पीआईडी का फॉर्मेट अभी तक एसबीएल के एग्जाम में प्रॉपरली टेस्ट नहीं, यानी एग्जामिनर ने कभी ये नहीं कहा कि पीआईडी बनाओ, एग्जामिनर ने ये भी नहीं कहा कि बने हुए पीआईडी को दुरुस्त करो। एग्जामिनर ने ये जरूर कहा है कि एक पीआईडी बना हुआ था, और उस पीआईडी के ऊपर एक इनएफिशिएंट एम्प्लॉय ने गलत बना दिया है। आप सिर्फ गलतियां आइडेंटिफाई कर दो पैराग्राफ, बस। उसने आपसे ये नहीं कहा पीआईडी बनाओ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर एग्जामिनर को ये पेपर मुश्किल बनाना होगा, अगर एग्जामिनर को ये पेपर मुश्किल बनाना होगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपके पीआईडी के फॉर्मेट को टेस्ट कर लेगा, क्योंकि पीआईडी का फॉर्मेट मुश्किल है।
मतलब पीआईडी का फॉर्मेट इटसेल्फ इज डिफिकल्ट, फॉर्मेट इज डिफिकल्ट, अंदर का माल जो है वो मौजूद होगा, फॉर्मेट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वी विल लर्न हाउ टू मेक द पीआईडी फॉर्मेट एज वेल। आज तक पीआईडी का फॉर्मेट टेस्ट नहीं हुआ, जनरल प्रोफेशनलिज्म है, मिनट्स ऑफ, अच्छा मैंने आपसे एक बात और डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, सर प्री सीन आ गया 15 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम वाले दिन क्या मिलेगा हमें? एग्जाम वाले दिन रिक्वायरमेंट्स मिलेगी, हर एग्जाम में होती है। एक और चीज होती है जो कि शायद आपने पहले एग्जाम में नहीं देखी होगी, और वो है एग्जिबिट्स। पता है क्या होते हैं एग्जिबिट्स किसी को? ये क्या होता है एग्जिबिट्स? व्हाट एक्चुअली आर दीज एग्जिबिट्स? एडिशनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये दो लोगों की गुफ्तगू भी हो सकती है, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, बट इट कैन बी, नहीं रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, रिक्वायरमेंट्स इज डिफरेंट, एग्जाम रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, रिक्वायरमेंट के अलावा एग्जिबिट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कभी कभी ये कह सकता है दैट देर इज अ बैड न्यूज अबाउट योर कंपनी रिलीज इन प्रेस, तो वो बैड न्यूज आपको एक एग्जिबिट के फॉर्मेट में देते हैं कि भाई ये कंपनी के बारे में प्रेस ने ये उल्टी सीधी बातें लिखी हुई है, ये बैड न्यूज है, एक ये हो सकता है। या वो आपसे कह दे कि कंपनी के अकाउंटेंट ने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है जिसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दे दे आपको, हो सकता है वो वाले एरियाज दे दे जिससे रेशियोज निकल आते हैं, या वो वाले एरियाज दे दे जिससे आप दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। या वो आपसे बोले कि कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ये मैं आपको एग्जिबिट्स बता रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट से पहले मिलेंगे आपको, रिक्वायरमेंट्स के साथ होंगे, मतलब रिक्वायरमेंट से पहले वाले टैब में होंगे, ऊपर मौजूद होंगे, मैं दिखा भी देता हूँ अभी आपको। तो वो हो सकता है आपको बोले कि यार कंपनी जो है वो किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करनी जा रही है और उसने एक एक्विजिशन प्लान बनाया, उस एक्विजिशन प्लान में कुछ नॉन मॉनेटरी बातें लिखी हुई है और कुछ मॉनेटरी बातें लिखी है। आपको पता है एक्विजिशन प्लान जब भी होता है तो हमारे पास होता है कि आपने एक इनिशियल आउटफ्लो निकालते हैं और फिर उसके नीचे आपके इनफ्लोज, एक्सपेक्टेड इनफ्लोज डालते हैं और फिर एनपीवी आईआरआर निकालते हैं, आपको ये अंदाजा होगा। तो ये भी आपको दिया जा सकता है, या वो आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे दे, वो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिलाल बैठा हुआ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ बैठा हुआ था, उसने ये बोला, सीईओ ने ये जवाब दिया, मार्केटिंग हेड ने ये जवाब दिया, सीएफओ ने ये जवाब दिया, मार्केटिंग मैनेजर ने ये जवाब, इस तरह की बातचीत भी आपको दे सकता है। या हो सकता है कि किसी स्टेक होल्डर ने या शेयर होल्डर ने आपको कोई लेटर लिखा हो, वो आपसे कहे कि आप इस लेटर के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो इस लेटर को पढ़े और इसका जवाब बना के दे दें। यानी देखिए पूरे एग्जाम में हो क्या रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप कंपनी के बिहाफ पे ये काम फुलफिल कर दे। क्या मतलब सर? आप एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट सीईओ यानी मेरे बिहाफ पे कंपनी लॉ वालों को जवाब लिखे। कंपनी लॉ वालों ने पूछा कि आप भाई आपके पास गवर्नेंस के सारे फैक्टर्स लगते हैं? अब मुझे पता है लगते हैं, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू मेक और हाउ टू ड्राफ्ट एन आंसर इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नेंस रूल। लेकिन आपको सब पता है, क्यों? क्योंकि आप एसबीएल यानी आप लीडर। तो जब आप लीडर है ना तो वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि आपको गवर्नेंस के रूल के अकॉर्डिंगली कंपनी लॉ को जवाब देना होगा या कंपनी एक्ट को जवाब देना होगा। अब गवर्नेंस के अकॉर्डिंग रूल क्या होता है भाई? गवर्नेंस के अकॉर्डिंग रूल है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तादाद बराबर होनी चाहिए, 4 कमेटीज होनी चाहिए, कमेटीज की कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, कमेटीज के काम क्या होते हैं। यानी आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि भाई एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव की तादाद बराबर है, हमारे पास 4 कमेटीज मौजूद है, कमेटीज के हेड ये है, कमेटीज की कॉम्पोजिशन ये है, कमेटी ये काम परफॉर्म कर रही है, और इस बात के अकॉर्डिंगली हमने गवर्नेंस के सारे रूल अप्लाई कर दिए, फकत तुम्हारा एक्सटर्नल कंसल्टेंट। इस तरह तुमने जवाब लिखना है मेरे बिहाफ पे यानी सीईओ के बिहाफ पे। तो इस तरह का काम, बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है सबको बात? इस तरीके से आपके एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो वेबसाइट का होम पेज हो सकता है, हाँ हो सकता है आपको वेबसाइट का एक होम पेज दे दिया जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आए जो आपको सोल्यूशन देना है। याद रखना पूरे एग्जाम में प्रॉब्लम्स है एंड यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द सोल्यूशंस, यानी आप सोल्यूशन फाइंडर हो, हम प्रॉब्लम क्रिएटर है। एग्जामिनर इज द प्रॉब्लम क्रिएटर फॉर यू, यू आर द सोल्यूशन फाइंडर। इफ द योर सोल्यूशन इज वाइबल एंड एक्सेप्टेबल टू जनरल पब्लिक, यू आर पासिंग द एग्जाम। खत्म बात। ये एग्जाम का पूरा मतलब पूरा लुबे लुबाब मैंने निकाल दिया, कंक्लूजन। अगर आपका कंक्लूजन, अगर आपका एग्जामिनर सोल्यूशन बिल्कुल जो बात की है वो टू दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉज, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फुलफिल करते हुए बात है ना, तो आप पास। इस तरीके से एग्जाम होता है। तो सर मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स हो सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट हो सकती हैं, वेबसाइट का होम पेज हो सकता है, रिस्क का रजिस्टर दे सकते हैं। मैंने आपको रिस्क का रजिस्टर पे कल भी बात बताई थी
कि आपका एग्जामिनर अक्सर आपसे कहता है कि रिस्क निकालो, उससे रिलेटेड उसका इम्पैक्ट बताओ, और उससे रिलेटेड जो है वो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज बताओ। इफ यू रिमेंबर, दिस इज द सेम थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर एग्जामिनेशन। आपने ऑडिट में पढ़ा हुआ है, तो आपने ऑडिट में पढ़ा हुआ, तो ये भी वही चीज यहाँ पे भी आपसे टेस्ट हो सकती है। बस रूल चेंज हो जाता है क्या, कि जब आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो एक रिस्क, उसकी इम्पैक्ट और उसकी मिटिगेशन बताने के आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। और अगर सिर्फ एग्जामिनर ने बोला है रिस्क और इम्पैक्ट बताओ तो उसको मिलेंगे 3 मार्क्स। और जनरल रूल ये है कि एक वैलिड पॉइंट लिखने के मिलते हैं 2 मार्क्स। और वैलिड पॉइंट क्या है, वेल डेवलप पॉइंट, इस पर मैं आपको काफी डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़े जरा इसको। अच्छा, मुझे सिर्फ आपको फॉर्मेट अभी दिखाना है, मुझे ये ऊपर नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वो सिर्फ हमारे काम की इस वक्त नहीं, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये फॉर्मेट होता है आपके लेटर का, ईमेल का, मेमो का। ठीक है, ये फॉर्मेट जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ना, इसी का एक होम मेड वर्जन भी बना के मैं दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ फॉर्मेट होंगे, ये ऊपर की लफाजी नहीं होगी, ताकि आपको सिर्फ फॉर्मेट याद हो। 4-5 पेजेस का मैं ये पूरा बना के दूंगा, जो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको वो फॉर्मेट याद हो। मतलब ये ठीक है, ये इसी की तरफ से, बट इसमें आगे पीछे बहुत सारी और बातें, तो वो जरा और क्लैरिफाई कर देगा। आपने जब भी लेटर लिखना है, मेमो लिखना है, ईमेल लिखना है, तो आपने लिखना है टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट डियर सिंसियरली एंड दी एंड। याद रखना, आपके एग्जामिनर को जो सबसे अच्छी चीज नजर आती है ना, वो आती है हेडिंग्स। Because examiner think that you are making heading makes him more susceptible to giving you marks. अगर आप हेडिंग्स बनाएंगे अपने एग्जाम के अंदर, तो यू आर एक्चुअली गेनिंग गुड मार्क्स अगर आपकी हेडिंग्स वैलिड है, क्योंकि वो एग्जामिनर को एक डिटेल इंसाइट दे देता है कि इसने ऊपर बात सही लिखी है ना, अंदर थोड़ा बहुत ग्रामेटिक एरर होगा भी ना तो मैं जाने दूंगा। लेकिन अगर आपने ऊपर ही बात गलत लिख दी, हेडिंग ही गलत बना दी, तो बात ही खत्म हो गई। तो आपका एग्जामिनर को हेडिंग्स पसंद है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, जब मैं आपको एग्जामिनर सॉल्यूशंस दिखाऊंगा और जब मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ाऊंगा, तो आप अभी भी चाहो जाके पढ़ लेना एग्जामिनर रिपोर्ट। एग्जामिनर ने कहा है 2 मार्क्स वाली बात भी आपको नजर आ जाएगी, आपको कॉपी पेस्ट ना करने वाली बात भी नजर आ जाएगी, और आपको हेडिंग्स वाली बात और फॉर्मेट वाली बात भी नजर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये पहला फॉर्मेट है, हम इसको जल्दी से गो थ्रू कर चुके हैं। हमारे पास रिपोर्ट का फॉर्मेट आता है, ये सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। या तो रिपोर्ट वो बोलता है बनाओ, नेम ऑफ द ऑथर में अपना नाम लिखना है, ऑथर कौन सा, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। इंशा रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर देगी, आपने अपना नाम लिखना है या सीईओ का नाम लिखना है। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट का फॉर्मेट सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, याद रखिएगा बात। फॉर्मेट में टू फ्रॉम सब्जेक्ट हेडर आता है, इंट्रोडक्शन आता है, मेन बॉडी आता है, कंक्लूजन आता है। याद रखना, रिपोर्ट वाला सवाल अक्सर 25 मार्क्स से ऊपर का होता है। रिपोर्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर 25 मार्क्स एंड प्लस का होता है। अब एक ही सवाल अगर 25 मार्क्स एंड प्लस के, और आप इमेजिन करें कि अगर खुदा ना खास्ता ये सवाल आपको मिस हो रहा है या नहीं आ रहा है, मसला आ गया, तो देन यू आर गॉन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपने बहुत दिल से मतलब इन इन इस सवाल को छोड़ने की पॉसिबिलिटी मौजूद ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है, मैं मुझे अक्सर ये कमेंट मिलता है कि सर ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड आप बोलते हैं कि पेपर में बनाने को आ सकती है, और इस पेपर में आ सकती है, ठीक है, और आती है, एक बार नहीं मतलब हजारों बार आ चुकी। जितने आपको एसबीएल के एग्जाम नजर आएंगे, हर दूसरे पेपर में आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने का फॉर्मेट पूछा जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि सर मैं तो प्रेजेंटेशन स्लाइड कभी नहीं बनाई, प्रेजेंटेशन स्लाइड कैसे बनती है। वो प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बनवा रहा, वो प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बनवा रहा, वो 2 बॉक्सेस बनवाता है। मेरी बात को गौर से सुनना, उसने प्रेजेंटेशन स्लाइड का ना फॉर्मेट दिया हुआ होता है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन पे। अगर आपने एसबीआर का भी पेपर दिया, कोई भी और पेपर दिया, तो आपने देखा होगा वहां पे प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट हर पेपर में नजर आ रहा होता है। सबसे पहले आता है वर्ड प्रेस, वर्ड फॉर्मेट, दूसरा आता है एक्सेल का फॉर्मेट, और तीसरा आता है प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट। ठीक है, अब वो जो प्रेजेंटेशन स्लाइड का फॉर्मेट है ना, जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे ना, तो उस प्रेजेंटेशन स्लाइड के फॉर्मेट में लिखा हुआ आ रहा होगा हेडिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1, और एक बॉक्स दिया हुआ होगा। अब लेट सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि मेक अ प्रेजेंटेशन स्लाइड दैट रिलेट्स टू द इंटरनल कंट्रोल वीकनेस एंड रिकमेंडेशन रिलेटेड टू दोज वीकनेस। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि मेक 2 प्रेजेंटेशन स्लाइड्स रिलेटिंग टू द इंटरनल कंट्रोल वीकनेस एंड द रिकमेंडेशन दैट रिलेट्स टू दोज वीकनेसेस। अब सवाल सुनिएगा, इसका मतलब है आपने जो प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी है ना, उस प्रेजेंटेशन स्लाइड में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस एक स्लाइड के अंदर, और उससे रिलेटेड उसकी रिकमेंडेशन दूसरी स्लाइड के अंदर। अब स्लाइड होगी कैसे, यहां पे अगर आप देखो तो स्लाइड का हेडर आएगा, यानी मैं लिखूंगा इंटरनल कंट्रोल वीकनेस रिलेटिंग टू कंपनी PQR, जो भी नाम है कंपनी का वो आ जाए।
और पॉइंटर बनाऊंगा, बुलेट पॉइंटर्स बनेंगे, 1 2 3। लेट्स सपोज मैंने आपको बताया 2 मार्क पर वैलिड पॉइंट है ना, तो अगर 5 मैंने पॉइंटर्स लिखने हैं तो उसका मतलब है 10 मार्क का सवाल है। 5 पॉइंटर्स मैं यहाँ लिखूंगा, और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उसी के नीचे एक बॉक्स होगा, जिसको हम नोट्स का पैराग्राफ या नोट्स का बॉक्स बोलते हैं। उस नोट्स के बॉक्स में उन्हीं प्रेजेंटेशन स्लाइड से रिलेटेड आपको डिटेल में डिस्कशन देना होगा, एंड दैट्स इट। प्रेजेंटेशन स्लाइड नहीं बनानी जैसे एक्चुअल में आप बनाते हैं, वो कलरफुल स्लाइड्स नहीं बनानी आपने। आपको सिर्फ बॉक्स में जाके पॉइंटर्स लिखने हैं, और उन पॉइंटर्स की एक्सप्लेनेशन आपने नोट्स में लिखनी है, एंड दैट इज इट। नथिंग मोर नथिंग लेस। बस इससे आपका प्रेजेंटेशन स्लाइड वाला फॉर्मेट डन हो गया, इससे प्रेजेंटेशन स्लाइड आपकी बन गई। फिर बेटा प्रेजेंटेशन स्लाइड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अच्छा रिस्क का एक टॉपिक है, ऑल्दो ये फॉर्मेट में अभी आपको नहीं समझा सकता, बस आपको थोड़ी देर के लिए ये समझ में आ जाएगा कि आप जब ऑडिट में रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका मकसद ऑडिट करना होता है, उसका मतलब ऑडिट से रिलेटेड बातें पता है। यहां जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है तो यहां पे मकसद होता है बिजनेस को बचाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट में जब आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका मकसद होता है ऑडिट करना। यहां जब आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं रिस्क को, तो यहां पे हमारा मकसद है कंपनी को बचाना, कंपनी को सेफ साइड पे लेके आना। तो एग्जामिनर आपसे हो सकता है एक सवाल ऐसे पूछे जिसमें वो आपसे बोले कि एक रिस्क की विजुअल कैलकुलेशन बताओ और कंपनी की स्ट्रैटेजी बताओ। तो जब रिस्क की विजुअल कैलकुलेशन और कंपनी की स्ट्रैटेजी बताते हैं ना, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ चीजें रखते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने रखा इंपैक्ट ऑफ द रिस्क। अब इंपैक्ट ऑफ द रिस्क कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। मिसाल के तौर पर तबानीस का क्या इंपैक्ट होगा रिस्क का, कि अगर यहाँ पे कोई भी बंदा आके कभी भी क्लास में बैठ जाए, हाई इंपैक्ट होगा लो इंपैक्ट होगा, बताएं आप। लो इंपैक्ट होगा। मतलब लेट्स सपोज तबानीस का एक रिस्क है कि कोई भी बंदा आके किसी भी क्लास में बैठ जाए और पूरा पूरा बैच क्लास ले ले, वो पैसे ना दे, ये पकड़ नहीं पाते। तो अब मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हाई होगा रिस्क लो होगा? हाई होगा। अच्छा इसकी लाइवलीहुड मिसाल के तौर पे ना बाहर हमारे गार्ड बैठे हुए हैं, ना अंदर फहीम भाई बैठे हैं, ना और कोई बैठा हुआ है, कोई भी बच्चा आता है कोई भी बच्चा चला जाता है, शाम की क्लासेस में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, और यार खान बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन मैं लेट सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे बताओ लाइवलीहुड क्या होगी? लो होगी। तो इसका मतलब है अगर एक चीज का इम्पैक्ट हाई है लेकिन होने का चांसेस लो है, तो ऐसे रिस्क को आप मिटिगेट करते हो बाय अप्लाइंग कंट्रोल्स। लेकिन अगर एक रिस्क है, मिसाल के तौर पे एक ऐसा, लेट सपोज मैं पाकिस्तान के बाहर से यूरेनियम मंगा रहा हूँ, आजकल बड़ा वो हिट हुआ हुआ है, ठीक है, और मैं यूरेनियम मंगा रहा हूँ बड़ी ठीक ठाक तादाद में, और देर इज अ लाइवलीहुड, देर आर ह्यूज चांसेस कि मैं यूरेनियम मंगाऊंगा ईरान से। अब ये जो यूरेनियम मैं मंगाने जा रहा हूँ, मुझे बताएं इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये यूरेनियम मेरे पास आएगा और मैं उसको यूज कर सकता हूँ। इसका इम्पैक्ट क्या, मतलब इसका लाइवलीहुड क्या होगा कि मैं यूज कर सकता हूँ? लेट्स सपोज आपसे मैं पूछता हूँ, इसका कोई लाइवलीहुड है? हाई लाइवलीहुड है, लो लाइवलीहुड? मतलब मुझे लगता है मैं तो इसको यूज नहीं कर सकता। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट एक्सट्रीम हाई होगा सर। अगर ये खुदा ना खास्ता आप पकड़ में आ गए तो आप भी जेल, और मतलब पाकिस्तान में बदनाम हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उस पर एक स्ट्रैटेजी अलग होगी। अब जैसे एक स्ट्रैटेजी है कि लेट्स सपोज आज सुनामी आना है, लेट्स सपोज आज वार्निंग आ गई और मेरा माल शिप से मैं आज मंगा रहा हूँ, जिसकी जो शिप है उसकी वैल्यू है 20 करोड़। अब इसका इम्पैक्ट भी हाई है और लाइकलीहुड ऑफ दैट रिस्क, अकरेंस ऑफ दैट रिस्क भी हाई है। तो मैं ऐसे रिस्क को अवॉइड करता हूँ, ऐसा रिस्क नहीं लेता। तो मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा, अभी मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 4 एरियाज में डिवाइड करते हैं रिस्क को और इम्पैक्ट्स को, और उसके इम्पैक्ट को हाई लो, लो हाई, या जो उसका लाइकलीहुड है उसको हाई लो और लो हाई में डिवाइड करके हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। लो लो होगा, हाई हाई होगा, लो हाई होगा, हाई लो होगा। आप समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं बिजनेस के, और फिर उन स्ट्रैटेजीज पे हम अपना कोई मॉडल लगा के उसको क्लैरिफाई करते हैं। तो दिस इज हाउ द रिस्क थिंग वर्क। फिर एक ब्रीफिंग पेपर है। ब्रीफिंग पेपर का फॉर्मेट क्या होता है? प्रेस रिलीज देखें। प्रेस रिलीज का फॉर्मेट ये होता है दैट वी स्टार्ट विद द प्रेस रिलीज। शॉर्ट फैक्चुअल पैराग्राफ्स होते हैं इसके अंदर, कोई लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं होते। और एंडिंग होती है। ब्रीफिंग पेपर मींस ब्रीफिंग पेपर, मतलब ब्रीफ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपके एग्जामिनिंग रिक्वायरमेंट में जो ब्रीफिंग पेपर का सवाल होगा वो होगा भी 15 मार्क्स का, 18 मार्क्स, मतलब वो 25 प्लस का नहीं हो सकता, क्योंकि वो ब्रीफिंग पेपर है। सो ब्रीफिंग पेपर में आप शॉर्ट करते हैं। अच्छा अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, देखिए इस एग्जाम के अंदर ना कभी कभी जब मार्क्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है ना तो एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है, और जब मार्क्स की रिक्वायरमेंट कम है ना तो एक्सप्लेनेशन भी कम है।
और ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट भी उसी तरीके से ड्राफ्ट हुआ है। यानी रिपोर्ट में आपको बहुत एक्सप्लेनेशन देनी है, बिकॉज दैट्स अ रिपोर्ट। ठीक है, आप सामने वाले को लेमैन समझ के समझाएंगे। ब्रीफिंग पेपर में आपने सामने वाले को ब्रीफ करना है, यानी उसने सेकंड मीटिंग में बैठना है आपके साथ। बात को समझिएगा। देखिए, रिपोर्ट में उसने हो सकता है सेकंड मीटिंग ना करे, आपने उसको रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट 40 पेजेस की, इन एक्चुअल 40 पेजेस की होती है, एग्जाम में 40 पेजेस की नहीं होती, लेकिन इन एक्चुअल वो रिपोर्ट बहुत डिटेल होती है। उसमें बहुत सारी बातें आपने आइडेंटिफाई कर दी होती हैं, और उसको आपको साथ सेकंड मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रीफिंग पेपर ऐसी चीज है जिसमें मैं आपको पॉइंटर फॉर्मेट में ब्रीफ कर रहा हूं। मैं वो बताऊंगा ये चार बातें हैं, ये चार बातों का ये बैकग्राउंड है। अब हम अगली मीटिंग में इस बातों से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका एक बैकग्राउंड डेवलप हो जाए। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे कहेगा कि मैंने एक मीटिंग बुलानी है, और जिस मीटिंग में एक एजेंडा को डिस्कस करना है, आपसे कह रहा हूं कि आप उस मीटिंग का ब्रीफिंग पेपर बना दें, और ये 6 पॉइंटर लोगों को क्लैरिफाई कर दे कि हमने इस मीटिंग में डिस्कस करना है, एम्प्लॉइज को लिखना है। तो आप कितनी क्लैरिटी दोगे? अगर आप उसे रिपोर्ट की तरह क्लैरिटी दोगे एक्सेसिवली ज्यादा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप ब्रीफिंग पेपर में ब्रीफिंग पेपर की तरह क्लैरिटी दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी आपने सही पॉइंट ड्राफ्ट करके निकालना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। बात समझ रहे? कंक्लूसिव रिमार्क्स दे जाते हैं। कैसे होगा, क्यों होगा, बाद में बात करेंगे। पीआईडी क्या होता है, मैंने आपसे कहा था सबसे मुश्किल फॉर्मेट अगर कोई याद करने वाला है ना, तो वो प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट इज का शॉर्ट फॉर्म है PID, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। अब ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट होता है बेटा, इसके कुछ प्रोजेक्ट के गोल्स होते हैं। जाहिर है हर प्रोजेक्ट जब आप इनिशिएट करते हैं ना, तो देखिए जब आप अपना घर भी बनाते हैं तो अब एक एक ड्राफ्ट बनाते होंगे कि भाई ये पैसे लगेंगे, ये मेरा बेटा जाके मैनेज करेगा इस घर को, मैं भी कभी कभी चक्कर लगाऊंगा, इस घर का कॉन्ट्रैक्टर ये होगा, इस घर के बेनिफिशियरी मेरे बच्चे और मैं और मेरी बेगम होगी, ये सारी बातें होती है ना। तो ये यही चीज जब एग्जाम में आती है, जब एग्जामिनर इसको आपको टेस्ट करता है, तो एग्जामिनर कहता है कि हमारा एज अ कंपनी एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। और वो जो प्रोजेक्ट एज अ कंपनी शुरू होने जा रहा है, वो मे भी हो सकता है एक इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन हो, या हो सकता है एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री हो, या हो सकता है हम जो है वो कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं। लेट्स सपोज गाड़ियों बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अभी मुझे कल परसों किसी ने रिपोर्ट दी बजट के बाद कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा कह रहा हूं, पता नहीं कितने किलोवाट का, कितने मेगावाट का एक बैटरी बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है, जो सोलर के लिए चला रहा है, मतलब लोकल बैटरीज बनेंगी, जिसका मकसद ये होगा कि गाड़ियों में, ये जो ईवी गाड़ी है और ये जो घरों के अंदर सोलर चार्ज बैटरीज लगी हुई हैं, उनको रिप्लेस करके पाकिस्तानी लोकल मेड बैटरीज आ जाए। तो अल्लाह खैर करे उसका क्या होगा, लेकिन द फैक्ट इज के इस तरह का कोई मामला, और इसके लिए एक ह्यूज बजट एलोकेट हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उसका मकसद है कि ये काम करें। बट अब इसके लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, मतलब ऐसे ही नहीं होगा कि यार सुबह उठे, हमने जाके मटेरियल लिया, एक बंदे को बैठाया, उसने बैटरियां बनाना शुरू कर दी और बन गई बैटरी। ऐसा नहीं होता। एक रिपोर्ट बनती है, इस रिपोर्ट में कोई प्रोजेक्ट के गोल होते हैं, भाई कितनी मेगावाट बननी है, कितने मेगावाट बने, भाई इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। तो कितनी गाड़ियां बनेंगी? BYD क्लेम करता है हर 3 मिनट में वो एक गाड़ी प्रोड्यूस करता है, हर 3 मिनट में, दुनिया में हर 3 मिनट में एक गाड़ी प्रोड्यूस कर रहा है वो। तो भाई किसी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी यार किसी। सो देन स्कोप क्या है प्रोजेक्ट का, क्या डिमांड सप्लाई है, कितना स्कोप रखा है हमने, किस हद तक हम कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं। देन प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन, यानी हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस एंटायर प्रोजेक्ट। देन बिजनेस केस कहते हैं, प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या होंगे, मिलेगा क्या एंड में, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई क्या मिलेगा आपको, बैटरी मिलेगी, सोलर प्लेट मिलेगी, क्या चीज बनेगी अल्टीमेटली। देन कंस्ट्रेन, रुकावटें क्या आ सकती है, हो सकता है कोई गवर्नमेंट रुकावट बैठा दे, गवर्नमेंट रिजीम चेंज हो जाए, होता है, अक्सर ऐसे होता है। कोई पुरानी रिजीम में प्रोजेक्ट शुरू होता है, नया पार्टी आ जाती है, ये यूट्यूब पे जाना, नाम नहीं लूंगा, लेकिन नई पार्टी आ जाती है, वो बोलते हैं पुराना काम तो बिल्कुल फजूल था, नहीं करना चाहिए, होता है अक्सर। स्टेक होल्डर्स कौन है, फायदेमंद कौन होगा, भाई कस्टमर होगा, एम्प्लॉइज होंगे, फला होगा, सारे स्टेक होल्डर्स हैं आपके। रिस्क क्या हो सकता है बैटरी की प्राइसेस बढ़ जाए, हो सकता है लिथियम की प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस बढ़े, हो सकता है लोगों लोगों के पास ऑल्टरनेटिव आ जाए। भाई किसी ने सोचा होगा ना कि के इलेक्ट्रिक ने जब नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो आज वो पागल हो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। पता है आपको, पाकिस्तान ने इतनी मेगावाट बिजली बना ली है सोलर से, कि जितनी आपकी जो के इलेक्ट्रिक है वो सप्लाई किया करती थी पूरे पाकिस्तान, इतनी मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली बना ली। मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सपोर्टिंग दी इलेक्ट्रिसिटी टू अदर कंट्री। हम लोग इतना माशाल्लाह से काम कर चुके, अब वो कह रहे हैं यार हम लोग नुकसान में आ रहे हैं। तो द फैक्ट इज कि ये नुकसान उनके पास है। फिर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स क्या है,
किसको रिपोर्ट करेगा भाई? देखिए, आपने सुना होगा कि भाई रिपोर्ट तलब कर ली गई है, रिपोर्ट मांग ली गई है बाय द गवर्नर, बाय द चीफ जस्टिस, मे बी बाय द पर्सन हु इज ऑन द टॉप अथॉरिटी। तो ये इसी तरह कंपनीज के अंदर भी होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर प्रोजेक्ट का एक साइन ऑफ होगा। भाई ये अभी शारे भुट्टो का प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था, बन गया, तो आपने देखा होगा उन्होंने जाके ना एक वॉल के ऊपर भी साइन किया था, वो इसी तरह डॉक्यूमेंट में भी साइन होता है कि भाई मुबारक हो जी, ये पूरा हो गया। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। आप कभी इसको यूज करें, आपको अंदाजा होगा, अब एक मतलब एक सब्सटैंशियली गुड प्रोजेक्ट है, जिसको इस्तेमाल करके वाकई लगता है कि यार कराची के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। फिर समरी आती है प्रोजेक्ट की, अल्टीमेटली इस समरी के बाद हम प्रोजेक्ट को इनिशियली एंड करते हो। तो खैर, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट क्या है, इस पर बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था 5 प्रोफेशनल स्किल्स हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल है, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है, एक एनालिसिस होता है, एक एवेल्यूएशन होता है, और एक हमारा जो है वो स्केप्टिसिज्म स्किल्स मौजूद होता है। कोशिश हमने ये करनी है कि हमारा आंसर वेल कनेक्टेड हो टू द केस सिनेरियो। हमारा आंसर अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक होगी बात? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एग्जाम में प्री सीन जरूर मिलेगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे आपको एग्जामिनर प्री सीन दिखाएगा। बट मेरी सजेशन ये है कि आप प्री सीन को नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आपने 12 पेज का प्री सीन एग्जाम में दोबारा खोल लिया और उसमें पढ़ना शुरू हो गए, यानी आपने कहा यार बहुत सारे लोग एंजाइटी के अंदर क्या करते हैं, प्री सीन खोलते हैं और बोलते हैं यार मैंने कोई बात पढ़ी थी, मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा। तो व्हाट डू दे डू है, जाके सर्च करें, मतलब देखना, वहां सर्च का ऑप्शन नहीं होता। तो अब आप पढ़ना शुरू कर, जल्दी 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 जल्दी, अब आपने 10 मिनट जाया कर दी। यार वो बात भूल गए ना, भूल जाओ, भाड़ में गई वो बात, यार दूसरी बात लिखो, आगे बढ़ो। प्री सीन एग्जाम से पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो। इतना हम लोग पढ़ लेंगे, इतना हम लोग पढ़ लेंगे कि हमें प्री सीन की मोटी मोटी बातें दिमाग में बैठ जाए। इतनी बातें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी कि हमें वहां पे भूलेंगी नहीं। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने आपको एग्जाम से 3 दिन पहले छोड़ना है, तो मैं 3 दिन पहले भी आपको पढ़ा के भेजूंगा। एक प्री सीन मैं कराता हूँ, फिर एक प्री सीन डिटेल एनालिसिस में कराता हूँ, फिर एक प्री सीन मिनी एनालिसिस, और 1 डे बिफोर दी प्री सीन, 1 डे बिफोर द एग्जाम एनालिसिस। प्री सीन के 4 मोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, मतलब 4 मोटी मोटी किताबें आपको दूंगा, जिसमें हम प्री सीन को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इससे होगा ये कि आपको वो सारी बातें एग्जाम में बैठ जाएंगी जो कि प्री सीन ना खुलवाया आपसे। क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर आपने एग्जाम में प्री सीन खोल दिया ना, तो आप हो सकता है रीडिंग टाइम पे ज्यादा टाइम लगा दे बजाय राइटिंग के। और बहुत सारी मतलब मुझे बच्चा आके कहता है सर सब आ रहा था, मसला ये है कि लिख नहीं सका। तो एग्जामिनर को नहीं समझ आएगी कि आपको सब आ रहा था, एग्जामिनर कहेगा जो लिखा है उस पर मार्क्स दूंगा। तो प्री सीन नहीं खोला। अभी लास्ट टाइम में मैं आपको बताता हूँ, आई गॉट अ स्टूडेंट हु सेड के सर प्री सीन को एग्जाम में मैंने क्या किया, मैंने सोचा था कि मैं प्री सीन नहीं खोलूंगा, बट मेरी एक मसला है कि मुझे एग्जाम में जब मैं प्री सीन को देखा तो मेरा दिल किया कि मैं वो वाला पॉइंट निकाल के डायरेक्टली यहाँ लिख दूं, मुझे वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा, एंड आई वेस्टेड 20 minutes, एंड द रिजल्टेंट इज दैट आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द एग्जाम। 70% पेपर पास के पास हो जाऊंगा, पता है मेरा दिल नहीं था कि मैं उसको कुछ लिखूं, लेकिन मैंने उसको लिखा, और जो मैंने लिखा वो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप इमेजिन करेंगे यार एक ब्लंडर है कि आप एग्जाम के अंदर प्री सीन पढ़ने बैठ गए तो फिर लिखोगे कब? यू आर गेटिंग 3 hours and 15 minutes. 3 hours is totally allocated for writing. 15 minutes is for exhibit and requirements, not for pre-scene. Pre-scene बस उतना खोल लग सकते हो जितना मैं बोलूं, यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एग्जामिनर ने, या अब आपने सवाल पूछा तो मैं इस पे आपको थोड़ा सा 1 मिनट और ले रहा हूँ। एग्जामिनर आपके साथ एक बड़ा जबरदस्त काम करता है। एग्जामिनर प्री सीन में ना आपको विजन मिशन दे देता है। आप सबको पता है विजन मिशन क्या है कंपनी का? पता है सब? अब लेट्स सपोज एग्जामिनर आपसे कहता है कि आवर विजन इज टू बी कार्बन न्यूट्रल कंपनी और पोल्यूशन फ्री कंपनी या लेस पोल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी। और एग्जामिनर आपको एग्जाम के अंदर एग्जिबिट में कहता है कि हमारे पास एक तगड़ा किस्म का बिजनेस मॉडल आए, और उस तगड़े किस्म के बिजनेस मॉडल के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2 साल के अंदर 200% रिटर्न आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस 2 साल के अंदर हम लोग जो है वो 30 to 40% कार्बन पोल्यूशन इंक्रीज कर देंगे एज ऑफ करंट स्टेट। अब जिस बच्चे ने प्रीसीन की वो बात दिमाग में नहीं रखी ना, वो क्या करेगा? वो अल्टीमेटली कहेगा यार इसका एनपीवी निकालो, आईआरआर निकालो, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट एंड द कंपनी फाइंड्स दिस प्रोजेक्ट टू बी वेरी फ्रूटफुल एज द कंपनी इज अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ इनकम। अब आप मुझे बताओ, एग्जामिनर क्रॉस करेगा पूरा ऐसा, पूरा जीरो। एग्जामिनर कहेगा देखो, विजन और मिशन जो मैंने तुम्हें प्रीसीन में कहा था ना, तुम्हारे लिए 110% उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज
तुम्हें करोड़ों का नुकसान हो जाए, विजन से डिविएट नहीं कर सकते। अरबों का नुकसान हो जाए बिजनेस में, यहाँ पे अरबों का नुकसान हो जाए कंपनी में, विजन मिशन से डिविएट नहीं कर सकते। अब आप सुने, एग्जाम में जब आप बैठेंगे, पहला काम, ऑल्दो मैं ये अभी नहीं बताता क्योंकि इन्होंने पूछा, मैं बता दूं। पहला काम पता है क्या करना है? प्री सीन खोलना है, वहां से मिशन और मिशन कॉपी करके अपने पास सामने राइटिंग वाली स्क्रीन पे रख देना है। एग्जामिनर एक्सप्लिसिटली ये बात अपनी रिपोर्ट में, हर रिपोर्ट में कह रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स इफ यू राइट डाउन रफ वर्किंग इन योर एग्जाम until and unless that rough working and your answer is not segregated। मतलब आपने रफ वर्किंग की, वहीं से अगली लाइन से अपना आंसर लिख दिया, बीच में रफ वर्किंग की, फिर आंसर लिख दिया, फिर रफ। ये तो जाहिल आदमी है ना यार, बेवकूफ वाली बात है। आप ऊपर रफ वर्किंग करें जो करनी है, नीचे स्पेस दें, दो चार बार लिखें ए, और अगर आप में इतनी अकल है तो आखिर के 1 सेकंड 2 सेकंड में ऊपर का जाके मिटा दें। एग्जाम में विजन मिशन कॉपी करके रखेंगे आप। कैसे कॉपी करेंगे? प्रीसीज। दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, एंड वी विल बी रीडिंग अगेन एंड अगेन, ताकि मैं डिविएट ना हो जाऊं। अक्सर करंट पेपर्स में एग्जामिनर बहुत स्मार्ट खेल रहा है, घुमा फिरा के विजन के अगेंस्ट कोई रिक्वायरमेंट दे देता है। तो उसमें हमें कंक्लूड ये करना होता है, क्योंकि विजन के अगेंस्ट है, केयरफुली असेस कर लो दोबारा। ये चीज मुझे नहीं लगता, डिस्पाइट द फैक्ट करोड़ों का फायदा है, प्रॉफिट आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव, आईआरआर बहुत अच्छा है, आरआर बहुत अच्छा है, रोज बहुत अच्छा है, आरओई बहुत अच्छा है, कंपनी तबाकुन प्रॉफिट में जा रही है। बट कंपनी का विजन जो है ना, वो इसके अगेंस्ट है। तो अगर विजन अगेंस्ट है ना, हम केयरफुल असेसमेंट करेंगे और हम मना कर देंगे। तो एग्जाम में प्री सीन इस तरीके से इस्तेमाल, ठीक है। अभी बहुत अर्ली स्टेज पे हम लोग प्री सीन के हवाले से, मैं आपको आराम से प्री सीन से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा, एक हमारी जो कल की क्लास होगी ना, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूंगा, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि भाई प्री सीन भी मौजूद होता है, रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद होती है, वर्ड भी मौजूद होता है, इंट्रोडक्शन भी मौजूद, हर चीज मौजूद होती है। जो चीज मौजूद नहीं होती वो सोल्यूशन होता है। उसके बावजूद 51% पासिंग रेशियो, ठीक है, उसके बावजूद ग्लोबली 51%। और मैं आपको ये बात बार बार कह रहा हूँ, ये जो ग्लोबल 50% या 51% पासिंग रेशियो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड रिजल्ट है। क्यों? मैंने आपसे कहा ये अंग्रेजी का एग्जाम है, नंबर वन। और अंग्रेजी का एग्जाम उसके लिए अच्छा होता है जिसकी अंग्रेजी अच्छी होती है। एंड अगर ग्लोबल पासिंग रेट 51% है, तो ये उन जगहों का पासिंग रेशियो अच्छा करता है जहां पर अंग्रेजी मदर टंग होती है। हमारी अंग्रेजी मदर टंग नहीं है, फिर भी हम बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप देखो, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टैट नहीं आता कि यूके का क्या पासिंग रेशियो है या कनाडा का क्या पासिंग रेशियो है, मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास एज है इस पासिंग रेशियो को बढ़ाने का, और हमारे पास एज है इस पासिंग रेशियो को गिराने का। तो ये एवरेज 51% है। अगर सिर्फ वो देते हैं तो मेरे ख्याल में 70% होगा, और अगर सिर्फ हम देते तो 34% होगा। लेकिन अगर हम देखें ना, तो उनकी वजह से हम इस पासिंग रेशियो को बढ़ते हुए देखें। बट द फैक्ट है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है भाई, 51% पासिंग रेशियो माशाल्लाह से इस सब्जेक्ट का मौजूद है। ठीक है जी। लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ऑफ नमाज ब्रेक, नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये जाने से पहले जरा ये हैंडआउट ले लेते हैं। जय हिंद, नमाज पढ़ के आगे फोन। और यार जो ग्रुप पे एडेड नहीं है, काइंडली क्लास के बाद मुझसे नंबर लेके ग्रुप पे जरूर ऐड हो जाइएगा, ताकि क्योंकि ये हैंडआउट्स के पीडीएफ वहां पे आपको मिलेंगे। अभी आपको हैंडआउट्स मिल गए सबको? वो पुराने, मतलब ये कम तो नहीं है? सही। असद, आप ग्रुप पे एडेड हो बेटा? आप ग्रुप पे एडेड हो? अगर नहीं एडिट हो तो आई एम गोइंग टू राइट माई नंबर एट दी एंड, तो फिर आप उसमें ऐड हो जाना और कर
Okay, so let's resume. Now we are moving towards the the first handout, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। और इस हैंडआउट को हम पहले डिस्कस करते हैं। अच्छा, ऑफिशियली मैं जो है ना ये स्ट्रैटेजी वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा। स्ट्रैटेजी वाले पोर्शन के एक से ज़्यादा हैंडआउट्स हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि जितने भी हैंडआउट्स होते हैं ना, उनके एंड के अंदर कुछ P1 P3 के प्रैक्टिस पेपर्स के नाम आपको लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है। सोफिया, मैं आप मुझे व्हाट्सएप करो प्लीज, मैं आपको हैंडआउट भेज देता हूँ। आज या लास्ट के एंड में कर देना, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी पार्ट 1 है। अच्छा देखो, इसके एंड में आपको नहीं नजर आएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट के जाहिर है इसके एंड में ये इट्स जस्ट द फर्स्ट पार्ट। हर टॉपिक जब एंड होगा ना, यानी लेट्स सपोज फर्स्ट टॉपिक जब हमारा स्ट्रैटेजी का एंड होगा, तो उसके एंड में P1 P3 के चार पांच पांच पेपर्स आपको नजर आएंगे जो कि हमें सॉल्व करने होंगे इन दी लॉन्गर रन। तो जैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, एंड देन वील मूव टुवर्ड्स दी सेकंड पार्ट। अच्छा, उसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, मतलब मैं एक सॉल्व कराऊंगा, एक आप सॉल्व करेंगे जो कि मैं चेक करके दूंगा, फिर उसके बाद और भी क्वेश्चंस आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। एंड यू कैन सेंड इट टू मी फॉर करेक्शन एज वेल, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक P1 P3 का पीडीएफ है जो कि काफी जो है ना ज्यादा पेजेस का है, तो मैं वो पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसकी फोटो कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बजाय उसमें इतने पैसे वगैरह नहीं लगाइएगा, उसी को देख लीजिएगा, उसी को आप पढ़ लीजिएगा, एंड दैट इज मोर देन इनफ। उसी से आप अपने लैपटॉप के अंदर अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करेंगे, एंड आई विल गाइड यू कि वो किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अच्छा देखो, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का ताल्लुक सबसे पहले स्ट्रैटेजी के पोर्शन से है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखो, दो वर्ड्स दुनिया में आपने सुने होंगे, एक होता है स्ट्रैटेजी, एक होता है टेक्टिक्स। टेक्टिक्स और स्ट्रैटेजी में ना जमीन आसमान का फर्क है। टेक्टिक्स होता है इन रिटेलिएशन। जैसे मिसाल के तौर पर सामने वाले ने कोई कोई ऐसी मार्केटिंग स्टंट किया, तो मैंने उसके रिटेलिएशन में एक और मार्केटिंग स्टंट परफॉर्म किया जो कि उसके रिटेलिएशन में था। यानी दैट इज अ टेक्टिक्स इज अ फॉलोअरशिप स्ट्रैटेजी, यानी मैं उसकी वजह से कोई काम करने जा रहा हूँ। बट स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी का बेसिक मकसद होता है कि टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर थिंग और टू इनिशिएट अ पर्टिकुलर आइडिया टू हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जब भी हम कोई स्ट्रैटेजी एलोकेट या कोई भी स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला मकसद, हमारा पहला काम ये होता है कि हम प्रॉफिटेबिलिटी बनाएं, पैसा बनाएं। बिजनेस के परस्पेक्टिव से हमारा पहला काम क्या होता है कि हम पैसा बनाएं। तो पैसा कैसे बनेगा? तो कहते हैं वी शुड कमेंस आवर लर्निंग बाय सिंपली यूजिंग द वर्ड स्ट्रैटेजी व्हिच इज एंड व्हाट डज इट मीन। द वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड strategos, which refers to someone who is leading in a leading position. Considering it from the business point of view, the term is commonly used for the company's decision making process, as it suggests how an organization is being led and what is the plan of action of the strategic level staff. In summary, strategy is about how the organization changes over the passage of time. The change may be deliberate or planned or more incremental. The longer term direction evolves because of shorter term decisions. Long term is usually taken by means of several years. अच्छा, अब आज से लेके SBL की आखिरी क्लास तक एक बात आप सेटल कर ले, जब भी मैं शॉर्ट टर्म बोलूंगा ना, शॉर्ट टर्म का मतलब होगा 1 साल, विद इन 1 ईयर। और जब भी मैं लॉन्ग टर्म बोलूंगा उसका मतलब होगा मैक्सिमम 5 इयर्स। 5 इयर्स से ज्यादा हम प्लान को एक्चुअली डिवाइजेबल नहीं कहते, या 5 इयर्स से ज्यादा प्लान को हम चाहत तो कह सकते हैं कि हमारी चाहत है कि 5 साल के बाद हम ये कर लें, बट वो एक्चुअली प्रिडिक्टेबल प्लान्स नहीं बन सकते। तो हम जो भी सिलेबस का एरिया स्ट्रैटेजी बनाने से रिलेटेड या प्रिडिक्शन से रिलेटेड या फोरकास्टिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे इस वक्त, वो तमाम का तमाम सिलेबस का एरिया सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड होगा या तो शॉर्ट टर्म पीरियड में, दैट इज विद इन 1 ईयर, या लॉन्ग टर्म पीरियड में, दैट इज नॉट मोर देन 5 इयर्स। 5 साल से ऊपर की बात नहीं होगी हमारी। ठीक है जी। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखिए, दुनिया के अंदर स्ट्रैटेजी बनाने के दो ऑब्जेक्टिव्स है, दो पर्सपेक्टिव्स है, या दो आई साइड्स है। मैं सबसे पहले जब भी कभी किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी को डिफाइन करूंगा, जब भी कभी किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी को ड्राफ्ट करूंगा, तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बनाने जा रहा हूं, इसका लॉन्गर टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा। और इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मैं पहले अपने आप को ये सवाल करना चाहता हूं कि वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ। मतलब हम इस स्ट्रैटेजी को क्यों बना रहे हैं? बिकॉज हम करंट पोजीशन से फ्यूचर पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं। Right now, I'm standing at a net turnover of 1 million. I am making a strategy
टू मेक दिस नेट टर्नओवर विद इन 1 ईयर टू बी नियर 10 मिलियन। तो उसका मतलब है मुझे करंट स्ट्रैटेजी अगर समझ आ जाए, करंट अगर अपना बिजनेस मॉडल या करंट अपनी अर्निंग कैपेसिटीज नजर आ जाए, तो मैं इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर काम कर सकता हूँ। भाई अगर आपको अपना करंट पोटेंशियल नजर आ जाए, तो आप पेपर पास करने के पोटेंशियल के ऊपर काम कर सकते हैं। भाई आपने मिसाल के तौर पे एसबीआर पढ़े, तो आपको ये बात पता होती है कि भाई मैंने इतने स्टैंडर्ड्स मुझे करंटली पता है। अब इतने स्टैंडर्ड जब मुझे करंटली पता है, तो अब मैं अगर इसमें ये ऐड ऑन करता हूं तो मैं एसबीआर के काबिल हो जाऊंगा, मिसाल एग्जाम। तो इसका मतलब है यू शुड नो वे यू आर करेंटली स्टैंडिंग। लेकिन जो करंट स्टैंडिंग होती है ना, वो दो बातों पर डिपेंडेंट होती है। एक मैक्रो फैक्टर होता है, एक माइक्रो फैक्टर होता है। मैक्रो फैक्टर मैं भी लिखूंगा सारी बातें। मैक्रो फैक्टर का मतलब होता है लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। क्या मतलब सर? देखिए मैं करेंटली कहां स्टैंड करता हूं इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से, नहीं समझ आई? मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से, यानी इसका मतलब यह है कि लेट्स सपोज आई ओन अ स्कूल और एन इंस्टीट्यूशन। तो मैं करंटली कहां स्टैंड करता हूं? भाई गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देती है, गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट मुझे टैक्स ब्रेक देती है। इसका मतलब है मैं करंटली एक ऐसी पोजीशन पे स्टैंड करता हूं जहां गवर्नमेंट मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन मैं फ्यूचर में कहां जाना चाह रहा हूं? मैं फ्यूचर में अपने टर्नओवर को बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं फ्यूचर में अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहा हूं। लेकिन उससे होगा क्या? जैसे ही मेरी सेल्स एक टारगेटेड अप्रोच से इतनी पहुंचेगी ना, तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी बंद कर देगी। नहीं समझे? सर खुद सोचे ना, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उन कंपनीज को जिसको धक्का मारना होता है, स्टार्ट करना होता है। एक मरतबा जब वो स्टार्ट हो गई, जब एक मरतबा वो कंपनी का टर्नओवर आना शुरू हो गया, जब एक मरतबा कंपनी के सेल्स साइकिल स्टार्ट हो गया, तो एक टारगेटेड रिजल्ट के बाद कंपनीज के वो ग्रांट और वो जो सब्सिडीज है वो बंद हो जाती है। वो अलग बात है, पाकिस्तान में जब सब्सिडी शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। लेकिन एक बात है कि एक पॉइंट के बाद प्राइवेट कंपनीज के साथ तो ऐसा होता है कि सब्सिडीज बंद हो जाती। तो अब वो जो सब्सिडी बंद होगी तो मेरा एक सपोर्ट निकलेगी। तो इसका मतलब है अब जो मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, मुझे उस सपोर्ट को भी कवर करवाना है और मुझे एडिशनल रेवेन्यूज भी जनरेट करना है। वरना मैं उस भीख पे पल सकता था, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने ये काम कर ही इसलिए रहा हूं ताकि उस भीख को भी रिमूव करूं और वो जो अल्टीमेटली एडिशनल इनकम है वो भी जनरेट कर सकूं। सर ये सारी बातें क्या मतलब है, इस बात का आओ जरा देखते हैं। Strategic management. Strategic management refers to any activity which is planned to achieve the overall and long-term goals and objective of an organization. यानी इसका मतलब है कि हम जो भी आज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने जाएंगे या जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान डेवलप करेंगे या जो भी स्ट्रैटेजिक प्लान हमारा डेवलप करना हमारा मकसद होगा, हम उस स्ट्रैटेजिक प्लान के ऊपर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको करंट पोजीशन जरूर बताएगा। एग्जामिनर आपको करंट पोजीशन जरूर बताएगा कि बोले करंटली हम इस स्टेट में हैं और हम इस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। मैं आपको एक एग्जाम का सवाल बताता हूँ। एक क्वेश्चन आया था रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से, बीटल के नाम से सवाल था एसबीएल का। एग्जामिनर ये कहता है कि राइट नाउ वी आर इन द स्टेट ऑफ जीलैंड, एक जीलैंड के नाम से उसने जगह बताई थी, और हम वहां पे एक प्राइवेट रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है और हमारे पास वहां का 60% रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है और हम लोग बड़े फेमस लोग हैं वहां पे। बट करेंटली द गवर्नमेंट इज टेकिंग थिंकिंग ऑफ नेशनलाइजिंग दिस इंडस्ट्री एंड नाउ वी आर प्लानिंग टू मूव टू अनदर इकोनॉमी विद द नेम ऑफ बी लैंड। लेट्स सपोज इसका नाम है बी लैंड। नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू बी लैंड, नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ द फैक्ट कि ये जो बी लैंड है इसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव, अब वो क्या बताएगा? वो आपको बी लैंड के ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, बी लैंड के पॉजिटिव्स बताएगा, बी लैंड के नेगेटिव्स बताएगा। जैसे उस क्वेश्चन में था कि जो जीलैंड है जहां पे करंटली हम ऑपरेट कर रहे हैं, ये प्लेन एरिया है। जब हम बी लैंड पे जाएंगे ना, तो वो एक माउंटेनियस एरिया, और इसके अलावा सारी बातें अच्छी थी। प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा था, वहां की गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट भी कर रही थी, वहां की गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट थी, नया मुल्क है, उसके पास रोड कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इस तरह के वेल डेवलप रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत सपोर्ट करती है, सब्सिडीज देती है ये। अब सवाल पता क्या था? एग्जामिनर ने बोला इवैल्यूएट करो। बच्चों ने लिखा इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव है, इतना सब कुछ मिल रहा है, इतना सब कुछ आपको, रिटर्न्स अच्छे हैं, आरओआईज अच्छे हैं, आरओसी अच्छा है, आपके रेशोज अच्छे हैं, द कंपनी शुड कंसिडर एग्जिटिंग इन जीलैंड एंड टू मूव टुवर्ड्स बीलैंड। एग्जामिनर ने रिपोर्ट में पता क्या लिखा? एग्जामिनर ने रिपोर्ट में लिखा कि जीलैंड इज अ प्लेन एरिया एंड बीलैंड इज अ माउंटेनियस एरिया एंड ड्यू टू द फैक्ट दैट इट्स अ माउंटेनियस एरिया, तो जीलैंड मस्ट बी हैविंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग विद द प्लेन एरिया।
That is, the machinery will be in accordance with the plain area. So Zealand will have to make a capital investment in the B-land. भाई खुद सोचो ना, प्लेन एरिया के अंदर हमें सिर्फ रोड बनाना है, माउंटेनियस एरिया में माउंटेन को काटना है और फिर रोड बनाना है। तो हमारी तो एक्सपर्टीज है ही प्लेन एरिया में काम करने की, हमारी एक्सपर्टीज तो माउंटेनियस एरिया में काम करने की नहीं है ना। एग्जामिनर ने 360 डिग्री टर्न कर लिया। और जिस जिस बच्चे ने वो पेपर, आप भी जब अटेम्प्ट करेंगे, मैंने ऑल्दो भी आपको बता दी, जिस जिस बच्चे ने वो पेपर अटेम्प्ट किया था ना, वो सब लिख के आए थे, सर इतना ऑब्वियस एग्जामिनर ने दे दिया था कि बीलैंड में मूव कर जाओगे, हम सब ने रिकमेंड किया। और जब रिपोर्ट आई तो एग्जामिनर कहता भाईजान ये नहीं करना था, सबसे पहले फिगर आउट करना था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकोगे, सबसे पहले बीलैंड की गवर्नमेंट से डिसाइड कर लो कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो भी अमाउंट है वो लोग हमें दें, क्योंकि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका जाया हो गया, कि आप यहाँ बेचोगे और आप उस मुल्क में चले जाओगे। और फिर आपकी जो आवाम है, आपके जो लोग हैं जिनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट, वो वहां पे जब लेके जाओगे तो उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजिक पोजिशन वर्क। तो भाई सबसे पहले, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप करेंटली किस मसले मसाइल में फंसे हुए, यानी करंट प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस, ये आपने ढूंढना होता है। सो स्ट्रैटेजिक पोजिशन, strategic analysis consider the impact of an internal and external environment on the strategy of an organization and also known as strategic position। अच्छा देखो, मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको दोबारा तो बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द करंट पोजीशन। सबसे पहले भी ट्राई टू आइडेंटिफाई द करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन बेसिकली या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होगी या इंटरनल एनवायरनमेंट से होगी। क्या मतलब सर? देखिए, करेंटली वेयर एम आई स्टैंडिंग विद द परस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, नहीं समझ आई सर? भाई एग्जांपल, लेट्स सपोज मैं जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग पावर प्लांट कंपनी हूँ, ठीक है? मैं एक एनर्जी प्रोड्यूस या पावर प्लांट की मेरी एक कंपनी है। अब ये जो पावर प्लांट की मेरी कंपनी है, ये क्या करती है? पावर प्लांट जनरेट, मतलब पावर जनरेट करके देती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, या और अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या मैं इस वक्त करेंटली एक अच्छी पोजीशन पे हूं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव? क्या मतलब सर, क्या पॉलिटिकली मुझे सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती? क्या इकोनॉमिकली मुझे सपोर्ट मिलती है? जैसे पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब है गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स कितना चार्ज करती है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को टैक्स एग्जम्पशन देती है, तो कहीं आप उसमें तो नहीं है? अगर आप उसमें तो अच्छा है। इकोनॉमिक मतलब क्या आपको मैन रिसोर्सेज मिलती हैं? जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप पंजाब साइड पे चले जाएं, जो बैठे हुए होंगे वो मेरी बात को सेकंड कर सकते हैं, वहां पे आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बहुत मिलती है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर का काम है ना, तो आप सोचिए आपको कितनी इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रही है। क्यों? क्योंकि उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हजार हजार बच्चा पढ़ता है एक एक साल के अंदर। अब वो हजार बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो वो आपकी कंपनी में, फर्टिलाइजर्स कंपनी में या इस तरह की कंपनीज में काम करेगा। तो इसका मतलब है कि दिस इज एन इकोनॉमिक सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लेबर दैट यू वांट। ठीक है, बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर में लेबर आपको खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर खुद अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के अंदर एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जहां पे कमर्शियल बैंक वाले 2 साल का डिप्लोमा करवाने भेजते हैं। बैंकिंग की जो स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपको 2 साल का या 6 महीने का या 8 महीने का या साल का डिप्लोमा करना होता है, जिसके बाद आप जाके किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर ये काम गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा हो रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी सोशल फैक्टर, अवाम लोग आपके आपके बिजनेस को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं? देखिए दोनों पर्सपेक्टिव है। मैं एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैंने जिंदगी के अंदर एक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट किया था। तो मेरी अपनी अम्मा जो है मुझे कहा करती थी कि बेटा ये गलत चीज कर रहे हो। मैं कहा यार हमारा काम ऑडिट करना है, पीते थोड़ी जाते हैं हम लोग। कहती थी नहीं देखो, जो चीज गलत है ना उसका ऑडिट भी नहीं करो। मैं कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, इट वॉज अ ह्यूज कंपनी। अब उस कंपनी का ऑडिट जब हमने किया था, लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि दे आर डूइंग अ बैड जॉब। सो व्हेन दे आर डूइंग द बैड जॉब, तो 200% टैक्स भी लगता है उसके ऊपर। नाम अभी नहीं भाई, 200% टैक्स भी लगता है उसके ऊपर। प्लस उस तरह की कंपनीज के ऊपर सोशल वेलबींग टैक्स अलग होता है, सोशल नॉट सो वेलबींग टैक्स होता है, और दूसरे फैक्टर्स अलग है, डिमांड सप्लाई का डिविएशन बहुत है। कोई पता नहीं किसी दिन न्यूज में आए कि ये बंद हो गई, कंपनी बंद कर दी गई, गवर्नमेंट ने बोला बंद करो उसको। ठीक है, तो इसका मतलब है सोशल फैक्टर्स बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन एक स्कूल है, एक इंस्टीट्यूशन है, हर माँ बाप चाहता है कि यार ये ग्रो करे स्कूल, ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये खत्म हो जाएंगे, तो आप सोचे एसीसी के अगर लेट्स सपोज आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, तो क्या होता आपका हाल? क्या कैसा पढ़ रहे होते आप लोग? और फीस भी अलग ही होती, 300 रुपये फीस होती है आपकी। लेकिन आप सोचे कि क्या फीस होती और क्या होता, अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं होता। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स,
क्या आपकी आपकी जो कंपनी है जिसमें आप इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजिकली आपको सपोर्ट करती है, या टेक्नोलॉजी आपको उसके अंदर सपोर्ट करती है? मैंने आपको बताया था जैसे आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर पाकिस्तान का बड़ा फ्लरिश कर रहा है इस वक्त, ऑल्दो नॉट इन द एग्जैक्ट लेवल ऑफ इंडिया, बट अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा है। तो अब जैसे पाकिस्तान में सिस्टम लिमिटेड करके एक कंपनी है, और इस तरह की कंपनीज है जो आईटी सेक्टर को बड़ा प्रमोट कर रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ आईटी सेक्टर में थोड़ी, भाई मैंने आज से पहले जब मैंने एसबीएल पढ़ाना शुरू किया था ना, तो आई यूज टू टीच ओनली फेस टू फेस, मतलब क्लासेस ही फेस टू फेस होती थी। मैं इधर नहीं था, किसी और इदारे में था, बट क्लासेस फेस टू फेस होती थी सिर्फ। अब आप इमेजिन करें कि मैं ये सोचता था कि यार मैं कंपनी से निकलने के बाद जब एक क्लास लूंगा, और जब फेस टू फेस क्लास के अंदर टोटल लिमिटेशन आ जाएगी, तो फिर मुझे एक और बैच बढ़ाना पड़ेगा, और मेरे पास वो टाइम नहीं है। तो अगर मेरे पास वो टाइम नहीं है तो मैं क्या करूंगा? दैट्स अ फिजिकल लिमिटेशन। फिर अल्लाह ने क्या किया भाई, कोविड आ गया, कोविड आया उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग, एंड राइट नाउ यू गाइस आर लिसनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, देयर पीपल आर लिसनिंग ऑनलाइन, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड पे घर पे बैठ के सुन रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप देखिए टेक्नोलॉजी ने कितना टीचर्स को सपोर्ट किया, कितना इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया। मतलब राइट नाउ लेट्स सपोज, अगर मैं आपकी क्लास लेके कहीं जा रहा हूँ, तो हो सकता है कोई बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हो, तो बच्चा घर पे मुझसे ये सवाल पूछ रहा हो कि सर मैं इस वक्त रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ, दैट्स अ पैसिव इनकम दैट आई एम जनरेटिंग, या इंस्टीट्यूट में तो इंस्टीट्यूट इज जनरेटिंग। सो टेक्नोलॉजी, देन इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्वियसली ई हैंडआउट्स देने की वजह से। मैंने एक इंस्टीट्यूशन का पढ़ा था कि उसने अपने एक चार्ट बुक होता है, एक नोटबुक होती है, उसमें लिखा कि हमने पिछले 3 सालों में तकरीबन 30% प्रिंटिंग ऑफ द बुक्स को रिड्यूस कर दिया। तो ये ऑब्वियस बात है यार, अगर यहाँ पे पूरी क्लास में ऑनलाइन वाले बच्चे फिजिकल बैठे होते हैं, तो मुझे हैंड आउट ज्यादा कॉपी करवाने पड़ता है। और इसका मतलब है क्या, तो मैं भी ये क्लेम कर सकता हूँ तो भाई हमने 30% या 40% रिड्यूस कर दिया। एंड राइट नाउ मैं इस पर जाके यूरोपियन यूनियन में या किसी जगह पे, अगर मेरी कंपनी इतनी वेल डेवलप और स्टेब्लिश होती, तो मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में जाके बोलता कि भाई मुझे इसके अगेंस्ट जो है वो सब्सिडी भी दो, प्राइड ऑफ ऑनर भी दो, बुला के खुश भी कर दो, क्योंकि मैंने जो है वो आपके लिए इतना बड़ा काम कर दिया। सो अगेन, सो देन लीगल फैक्टर्स। आपको पता है इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना, करंट बजट में पता नहीं ये बोलना चाहिए, उन्होंने एक टैक्स इम्पोज कर दिया। ठीक है, करंट बजट में आपको पता है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का क्या हुआ है इस वक्त बजट में रिसेंट पाकिस्तान में? डू यू नो? पॉज सिस्टम खत्म हो गया, इनडायरेक्टली पॉज सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब वो कैसे खत्म, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि बस एक तरह से इनडायरेक्टली खत्म कर दिया। उन्होंने एक एरिया डिफाइन कर दिया जिसमें कहा है कि इस लिमिट से छोटे दुकानदार जो होंगे ना, उनको अपने एनुअल टर्नओवर का 1% जमा कराना है। बस भाड़ में गया, पॉज सिस्टम नहीं लगाओ। भाई पॉज सिस्टम का मसला है ना यार, आप दुकान पे जाओ, आप कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते। अब लोग बोल मानने को तैयार नहीं है, कैश की डीलिंग है। आप किसी अरबपति दुकानदार, आप बोल्टन मार्केट चले जाओ, आप सदर चले जाओ, सोनार की दुकान पे चले, बोले काम ही नहीं है, और वो करोड़ों का सोना रखा होगा। तो उसका मतलब है भाई काम कहाँ क्यों नहीं है यार, मतलब इतना सोना रखा है, क्या करना है उसका, कबर पर डालोगे अपने? तो सवाल ये है कि पॉज सिस्टम इनिशिएट हो ही नहीं सका। जब इनिशिएट हो ही नहीं सका, सही तरह चल नहीं, उन्होंने कहा भाई बंद करो इसको, 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर पे लगा दो टैक्स। टोटल टर्नओवर आएगा, करोड़ का टर्नओवर, 1% लगाओ टैक्स दो, अल्लाह हाफिज, हम इसको मान लेंगे तुम्हारी सेल। अब ये एक सवाल है कि भाई 1% टोटल टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, और वो उस पे क्या होगा, वो एक दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट ये दिस इज समथिंग दैट दे आर ब्रिंगिंग टू द इंस्टीट्यूशंस एज वेल। और ये अगर आपके करंट बैच पे लग गया, तो हो सकता है आपकी फीस में ये ऐड हो जाए। अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एक एडिशनल टैक्सेशन इसमें इम्पोज होगी। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक मसला है। तो पेस्टल एनालिसिस आपको करेंटली आपकी सिचुएशन आइडेंटिफाई कर देता है कि आप कहाँ पे हैं। ठीक है, अच्छा, मैं जब करंट सिचुएशन आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ ना, लेट्स सपोज मैं कंपनी हूँ, जब भी मैं करंट सिचुएशन आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखूंगा। और जब भी मैं मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। जब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूंगा, तो एक मॉडल है जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको सिर्फ सरसरी से बताया, जिसका नाम है पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। This is going to help me out to evaluate where am I currently standing with the macroeconomic perspective, that is with the perspective of external। लेकिन सर अगर मुझे ये देखना है कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक perspective से इंटरनल एंड एक्सटर्नल कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, यानी मेरी अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे अलाइन होती है विद द एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज, तो उसके लिए भी एक मॉडल है, और उस मॉडल को हम कहते हैं
एक्चुअली ये मॉडल नहीं है, ये टूल है जिसके अंदर हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, याद रखना। ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो बेटा स्ट्रेंथ और वीकनेस है तुम्हारी, ये तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स है। यानी दिस इज समथिंग गुड और बैड दैट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझता हूं दैट टीएसए मार्केटिंग कैन बी वे बेटर देन इट इज राइट नाउ। मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। हमारे टीएसए में काफी अच्छे पढ़ाने वाले लोग मौजूद है, काफी अच्छी मैनेजमेंट मौजूद है, सब कुछ अच्छा है। बट द फैक्ट इज दैट देयर मार्केटिंग इज राइट नाउ लैकिंग, जो मुझे लगता है कि हमारे एक पॉसिबल है कि उसको और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन द स्ट्रेंथ इज दैट वी आर ऑफरिंग फिजिकल क्लासेस, द स्ट्रेंथ इज दैट वी आर ऑफरिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस एंड दे आर कंप्लीट लाइव ऑनलाइन, दे आर कंप्लीट फिजिकल क्लासेस, जिसमें बहुत सारे बच्चों को एक बेनिफिट नजर आता है, स्पेशली द स्टूडेंट हु वांट टू स्टडी फिजिकल, या जिनको बचपन से याद आता है भाई सामने बैठ के ही पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, हम इसको यूज कर सकते हैं टू ग्रैब द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कोई ऐसा ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में देयर वाज अ स्टूडेंट हु केम फ्रॉम फैसलाबाद के, मुझे फिजिकल क्लासेस पढ़नी है। हाँ, अब वो क्यों क्या था, लेकिन मतलब आप सोचे, मतलब मैं इसको बड़ा वो एक्नॉलेज करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात को। तो मैं उसको बोलता था कि भाई फैसलाबाद से इधर आने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन ले लो यार। नहीं सर, फिजिकल पढ़ना है। उसने यहाँ पे पहले हॉस्टल आइडेंटिफाई किया, इनसे बड़ी कम्युनिकेशन रही कि भाई हॉस्टल ढूंढ के दें, ढूंढ के दें। वो हॉस्टल में रहे 3 महीने, उसने बैठ के यहाँ पे पढ़ा। अब आप इमेजिन करें कि देखो फिजिकल क्लासेस का, मुझे तो नहीं लगता था कि यार ये चीज कोई इतना बड़ा एज देती, बट दैट्स एन एज इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि जब वो बच्चा फैसलाबाद वापस जाएगा, तो जाहिर है वो कुछ और को भी बोलेगा कि यार आप फिजिकल लाके पढ़ लो, या लाइव ऑनलाइन पढ़ लो, या रिकॉर्डेड लेक्चर से इस आदमी से पढ़ लो। सो दैट्स अ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज को क्लैरिफाई करती है। बट वीकनेस क्या होते हैं मार्केटिंग? अगेन इज इट्स अ वीकनेस दैट एक्चुअली इज क्रिएटिंग थ्रेट फॉर आवर कंपनी। अगर हम इसको और बेहतर कर लें, तो हमारा एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव दैट इज दी थ्रेट्स कैन बी एलिमिनेटेड। थ्रेट इन टर्म्स ऑफ कि मे बी हम मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं मार्केटिंग की वजह से, मे बी जो है वो हमारा जो है वो मार्केटिंग शेयर थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं क्योंकि ये दो तीन अटेम्प्ट पहले मैंने ये बात फेस की थी। मैं ये ओपनली ये बात आपको इस वक्त बोल रहा हूँ, ताकि क्योंकि आज आपने फैसला लेना है, कल आपने फैसला लेना है, तो आप ले लें भाई। मैं जब आपको ये पूरा बैच पढ़ाऊंगा तो इट विल बी इन उर्दू हिंदी, ये पूरा बैच ऐसे ही होगा, ठीक है। लास्ट के जो 15 डेज है ना, उसके अंदर जब प्री सीन आएगा ना, और जो प्रैक्टिस होंगी, वो सब इंग्लिश में होंगी। यानी मैं इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बात क्यों आपको बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था ये चीज इतना मैटर नहीं करती, बट मैंने कहीं एक किसी फेसबुक ग्रुप पे जाके देखा, तो किसी बच्चे ने लिखा हुआ, तो यार ये पढ़ाता सही है, बस आखिरी के 15 दिन में पता नहीं क्या हो जाता है, इनको अंग्रेजी में आ जाते हैं। भाई आपने पेपर इंग्लिश में देना है, ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उर्दू में ही समझाते रहेंगे तो बात समझ आएगी, वरना ये तो गलत हो जाएगा। आपने पेपर इंग्लिश में देना है, वो प्री सीन इंग्लिश में आएगा, आपने मॉक इंग्लिश में ही देना है, आपका एग्जाम इंग्लिश में होना है, आपका पास पेपर इंग्लिश में होना है। तो असूलन आपको आखिरी के 15 दिन अंग्रेजी में ही पढ़ना है। अच्छा, एक तो आपका पर्सपेक्टिव है, एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि मेरे पास जो इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जिसमें जिनकी मदर टंग इंग्लिश है वो पढ़ रहे हैं। मैं उनको दो दो मरतबा वो 40 घंटे नहीं कर सकता, आखिरी के 15 दिन में 40 आपको दूं और 40 घंटे उनको दूं, तो बर्बाद हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता पॉसिबल। तो मुझे मजबूरन वही चीज रिकॉर्ड करके उनको भी देनी है, और आपके साथ भी करना है। तो मैं ये फिर पहले ही क्लास में बता रहा हूँ, लास्ट 15 डेज एंड पास पेपर प्रैक्टिस सेशंस विल बी इन इंग्लिश, एंड 2 मॉक एग्जाम्स विल बी इन इंग्लिश। मतलब वो तो खैर होना ही इंग्लिश में, लेकिन वो अंग्रेजी में ही होंगे। अब किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, पहले ही डिसाइड कर लो भाई। 15 दिन पहले वाली क्लास है तो उर्दू हिंदी, 15 दिन बाद वाली इंग्लिश, बेस्ट, बस सही है। अच्छा, अब सवाल आता है कि चलो सही, हमने जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से तो ढूंढ लिया सर, हमने कहा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस लगता है, और अगर इंटरनल एनवायरनमेंट प्लस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो सॉर्ट का एनालिसिस लगता है। लेकिन सॉर्ट से भी ना एक मॉडल ड्राफ्ट होता है जिसको हम कहते हैं टोज मॉडल। सॉर्ट से भी एक मॉडल बनता है जिसको हम कहते हैं टोज मॉडल, मैं अभी थोड़ी देर में उसको डिस्कस करूंगा। बट अगर कंपनी माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना चाह रही है, तो जब कंपनी अपने आप को माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखती है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखने के भी दो तरीके। नंबर वन, कंपनी देखेगी व्हाट आर द इंटरनल रिसोर्सेज दैट दे हैव। इंटरनल रिसोर्सेज मतलब, भाई देखिए मैंने आपसे कहा स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो स्ट्रेंथ में आपकी रिसोर्सेज आती हैं, ठीक है। मैं एक ब्रोकरेज हाउस में काम करता था, आज से तकरीबन 4 साल 4.5 साल पहले।
ब्रोकरेज हाउस होता है स्टॉक का, और उसमें मैं एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट की, आई वाज द हेड ऑफ रिसर्च एनालिसिस। तो वो रिपोर्ट्स बनाते थे, हम प्रेडिक्ट करते थे कि पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सेक्टर कितना ग्रो करेगा, और फिर वो रिपोर्ट हम बड़ी कंपनीज को बेचते थे, तो वो अपने प्रोविडेंट फंड उसके शेयर्स खरीदने में, या वो अपने पैसे उस शेयर्स खरीदने में लगाती थी। यानी हम एक रिपोर्ट बनाते थे, वो रिपोर्ट जाती थी किसी बड़ी कंपनी को, और वो बड़ी कंपनी हमारी रिपोर्ट को पढ़ के डिसाइड करती थी कि भाई अपना प्रोविडेंट फंड इस शेयर में लगाना है या नहीं लगाना है, इस तरह होता था। तो जब मैं उस रिसर्च कंपनी में हुआ करता था ना, तो उस रिसर्च कंपनी में जैसे आपके फेवरेट टीचर्स होते हैं, जैसे आपके फेवरेट प्लेयर्स होते हैं, ऐसे ही उस रिसर्च कंपनीज के अंदर फेवरेट एनालिस्ट होते हैं, जिनके एनालिसिस ने लोगों को करोड़पति किया होता है, बल्कि अरबपति किया होता है। भाई ये रियलिटी है। स्टॉक मार्केट में आपने एक इनसाइडर न्यूज सुन ली, लेकिन अगर एक एनालिसिस ने एक ऐसा एनालिसिस निकाला जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपने आप को परफॉर्मेंस दिखा रही है, और मैंने उसकी बात मान के आज 1 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए, तो आप इमेजिन करें कि 5 साल बाद जब उसका एनालिसिस पूरा होगा, तो वो जो पांचवा साल होगा उसमें वो 1 करोड़, लेट सपोज सब्सटेंशियली 500% अगर इंक्रीज होगा, तो कितना पैसा मिल जाएगा मुझे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये जो इंटरनल रिसोर्स होती है ना, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, इसमें आपके कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इसमें आपके कोई मशीनरी भी हो सकती है। मैं आपको एक एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, दैट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। हमने ना कोविड में एक 300 CR की इन्वेस्टमेंट की, 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, एक मशीन मंगाई। अच्छा, उस मशीन का पॉजिटिव पॉइंट पता है क्या था? कि वो जो टोटल बैच की प्रोडक्शन है ना, वो 3 मिनट पहले करती है। तीन मतलब एक बैच को प्रोड्यूस होने में लगता है 1 घंटा, तो वो प्रोड्यूस करके दे देती है उसको 57 मिनट। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई नई मशीन इस वजह से खरीदी जा रही है जिससे 3 मिनट पहले प्रोडक्शन। आप सोचेंगे कोई बंदा 300 करोड़ इस फैक्टर के लिए लगा, मतलब और भी फैक्टर होंगे, बट ये मेन फैक्टर था कि भाई 3 मिनट पहले प्रोडक्शन हो रही है। सर इसका एक बहुत बड़ा एज था। आप यूं सोचें कि जो पूरा साल प्रोडक्शन हुई है ना, इस 3 मिनट अर्ली प्रोडक्शन की वजह से, यानी वो एक प्रोडक्शन बैच में 3 टन प्रोड्यूस करता था, 3 टन। तो पूरे प्रोडक्शन बैचेस के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन थी, उसके अंदर 18 टन का इंक्रीमेंट आ गया था साल का, उस 3 मिनट पहले प्रोडक्शन होने की वजह से, फॉर अ पर्टिकुलर बैच। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये आया था कि जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेचते हैं ना, उस प्रोडक्ट को बेचने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, दैट प्रोडक्ट जिस भी ब्रांड की अवेलेबल होती है लोग खरीद लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ए ब्रांड की प्रोडक्ट अवेलेबल है, लोग इनडिसाइसिव है कि ए है, बी है या सी है। दुकानदार के पास जाते हैं, बोलता है भाई ए का प्रोडक्ट है, वो कहता है नहीं यार बी का है, वो यार दे दो यार, कोई मसला नहीं। यानी इट्स लाइक पेप्सी या कोक, कुछ भी एक ही चीज है यार। आप बहुत सारे इनडिसाइसिव होता है ना। आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बोलते हो, ये नहीं बोलते पेप्सी कोक, बोलते ब्लैक लेके आ जाओ या व्हाइट ड्रिंक लेके आ जाओ। सो अगर वो स्प्राइट ला के दे दे तो आपको मसला नहीं होता, अगर वो 7 अप ला के दे दे आपको प्रॉब्लम नहीं होता। इसी तरह हमारी प्रोडक्ट भी थी, यानी उसके अंदर सिर्फ वो देखा जाता था कि ये 3 ब्रांड है, लेकिन 3 ब्रांड में से कोई भी हो, मोर और लेस सेम है। तो जब वो प्रोडक्ट 3 मिनट पहले प्रोड्यूस होती है, तो 3 मिनट पहले मार्केट में पहुंचती है, तो 3 मिनट पहले मार्केट में पहुंचती है, तो 3 मिनट से लीड टाइम कम हो जाता है, और 3 मिनट से आपके पास मार्केट में प्रेजेंस आ जाती है। एंड इट एक्चुअली इंक्रीज आर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बाय 12.6%। 12.6%। एंड मैं आपको एक एनुअल प्रॉफिट बता रहा हूँ, प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिसकी हमारी जो एनुअल प्रॉफिट की प्रेडिक्टेड वैल्यू थी, वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए थी। 18 CR का हमारा प्रॉफिट इंक्रीमेंट आया था, जो कि इस वजह से इंक्रीज होता है। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि देखिए यार, एक छोटा सा इंटरनल वैल्यू, एक छोटा सा इंटरनल इम्पैक्ट, एक छोटा सा इंटरनल ऑब्जेक्टिव आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में काम कर सकता है, जो कि शायद एक लेमन की जबान में कुछ भी नहीं। मतलब आप एक लेमन, आपसे पूछा जाए कि यार 3 मिनट पहले अगर कोई चीज प्रोड्यूस करे, तो आप बोलोगे सर ये तो, दिस इज समथिंग जो कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखें, एसबीएल का एग्जामिनर बहुत सी मर्तबा आपको ये बताएगा कि कंपनी के पास अगले 2 या 3 साल के लिए कोई ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स मौजूद है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस कंपनी के पास है। जैसे, सर एग्जांपल दें, लेट सपोज ये जो कंपनी है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है और इसकी एक पेरेंट कंपनी है। और ये जो पेरेंट कंपनी है ना, इसने रिसेंटली सब्सिडरी कंपनी को परचेज किया। और ये जो पेरेंट कंपनी है, इसने इस कंपनी को परचेज इस कॉन्ट्रैक्ट पे किया है कि हम इस कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी पे परचेज कर रहे हैं। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब है कि अगर ये कंपनी कभी डिफॉल्ट होगी ना,
तो हम इसका पैसा देंगे। सब्सिडरी कंपनी अगर कभी डिफॉल्ट होगी तो हम इसका पैसा, अब इसका मतलब है ये सब्सिडरी कंपनी खुलेआम पैसा लगा सकती है, हाई रिस्क प्रोजेक्ट में भी पैसा डाल सकती है, कंसल्टेशन होगी पेरेंट कंपनी से, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ऐसी फाइनेंशियल रिसोर्स या ऐसा ऑब्जेक्टिव मौजूद है जिससे हमें ये या पेरेंट कंपनी से ये हमारी डील हुई हुई है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करने जाएंगे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर का 40% पेरेंट कंपनी फाइनेंस करेगा, या हमारी डील हुई हुई है बैंक किसी गवर्नमेंट लेट्स सपोज एम्प्लॉय से या किसी गवर्नमेंट के इदारे से कि भाई हम जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, या लेट्स सपोज पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा जो है वो गाड़ियां बनाने का प्रोडक्शन प्लांट में लेके आ रहा हूँ। अब मैं पाकिस्तान में पहली मर्तबा गाड़ी बनाने का प्रोडक्शन प्लांट लेके आ रहा हूँ और पाकिस्तान की पहली कंपनी हूँ जो गाड़ी बनाने का प्रोडक्शन प्लांट, गवर्नमेंट ने बोला भाई अगले 5 साल तक आपको प्रोडक्शन प्लांट लगाने से लेकर हर पुर्जा तक हर चीज के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन। तो आपके लिए फाइनेंशियल रिसोर्स है ये, आपके लिए बहुत बड़ी फाइनेंशियल रिसोर्स है ये। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल रही है। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने 99% तक ईवी के ऊपर टूल टैक्स माफ कर दिया। यानी आप जब यहां से गुजरेंगे तो अगर 100 रुपए टूल टैक्स है ना तो आपको 1 रुपए देना होगा। ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया। दिस इज अ बिग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो खैर आवाम के लिए, लेकिन अगर यही चीज अगर गवर्नमेंट बना मैन्युफैक्चरर्स के लिए हो जाए तो बहुत बड़ा फायदा। देन आईटी रिसोर्सेस, मेरे पास कोई ऐसी वेल डेवलप वेबसाइट है जिसका डोमेन या जिसकी मार्केटिंग या जिसके ऑब्जेक्टिव्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना है। अभी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। मैं एक एडवाइजरी कंपनी भी चलाता हूँ, एक एक्सेस एडवाइजरी के नाम से मेरी एक कंपनी है जिसका मैं जो है ना वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये जो एक्सेस एडवाइजरी है ना, हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। अब हमारे पास जो एज है वो ये है कि क्योंकि मेरा ऑडिट का एक्सपीरियंस है, मेरा फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि एक बिग फोर से अपनी आर्टिकल्स किए हैं, तो मुझे इस चीज की वजह से ये एज मिलता है दैट आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट। और मैं मिसाल के तौर पर क्लाइंट के पास जाऊँ तो मुझे पता है अगर 4 लोग और आए हैं ना तो मेरे पास एज ये है कि मैं बोलूंगा यार मैंने एक बिग फोर से काम किया है, आप इनमें से पूछे जो बिग फोर वाला है वो आपको सर्विस देगा, और वो बोलेगा यार ठीक है बिलाल और किसी से मिलना नहीं। तो द एज ऑफ फ्रॉम ऑफ कमिंग फ्रॉम अ बिग फोर कंपनी, दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली गिव्स यू एन एज इन टर्म्स ऑफ पिचिंग योर थिंग टू द क्लाइंट, जो कि रियलिटी है भाई। मतलब कोई अगर नहीं करता काम तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा कि आप बुरा माने, लेकिन द फैक्ट इज कि बिग फोर होता। अब खैर वो फोर वाला किस्सा ही खत्म हो रहा है, लेकिन इसी वजह से हो रहा था कि कोई तफरीक ना रहे। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ब्रांड एंड कॉर्पोरेट इमेज। देखिए फॉर एग्जांपल आप आज किसी भी ब्रांड के पीछे जाएं तो उसकी ब्रांड की एक अपनी एक वैल्यू है। यानी आप मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट को 100 रुपए का भी बेच सकते हैं और उसी से मिलती जुलती प्रोडक्ट उस ब्रांड नेम के साथ 1000 रुपए का भी बेचा जा सकता है, लाखों रुपए का भी बेचा जा सकता है। सो अगर आपने किसी ब्रांड से एसोसिएशन ली हुई है तो दैट ब्रांड एसोसिएशन इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट अ गुडविल फॉर यू एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एज वेल। तो अगर ये सारी बातें आपको एग्जामिनर बता दे तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ये सारी बातें बताने के बाद आपको इन सारी बातों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बताएगा। जैसे हो सकता है वो ये बोले कि वी हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट इज गोइंग टू एंड, या वी हैव अ लोन फैसिलिटी अवेलेबल दैट विल बी एंडिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ना आपसे बोलता है भाई आइडेंटिफाई द अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दैट द कंपनी कैन इनिशिएट। अब आप बोलोगे भाई हमारे पास शेयर होल्डिंग का सोर्स ऑफ फाइनेंस हो सकता है, हमारे पास लोन को दोबारा से अप्लाई करने का ऑप्शन हो सकता है, हमारे पास इंटरनल फंडिंग हो सकता है, हम कोई कैपिटल कोई फिक्स एसेट को बेच के पैसा ला सकते हैं। सो आप इस तरह के ऑप्शंस एग्जाम में डिलीवर करें। सर अगर मैंने अपने करंट स्टेट को आइडेंटिफाई कर लिया दैट वेयर आर वी करेंटली राइट नाउ, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमने पेस्टल एनालिसिस लगा लिया, हमने सॉर्ट एनालिसिस लगा लिया, मैक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन सर हमने माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से आइडेंटिफाई किया तो हमें ये पता चला कि हमारी इंटरनल रिसोर्सेज हमें हेल्प आउट करती है टू आइडेंटिफाई वेयर वी आर स्टैंडिंग, और हमने एक और परस्पेक्टिव से देखना है दैट इज इंडस्ट्री परस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल एसीसीए के इंस्टीट्यूशंस के अंदर ABC 3 इंस्टीट्यूशन है। अब इन तीनों इंस्टीट्यूशन का एक मार्केट शेयर होगा। लेट्स सपोज ए का मार्केट शेयर है 60%, बी का मार्केट शेयर है 20%, सी का मार्केट शेयर है 20%। तो इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से कहाँ पे मौजूद है। अक्सर SBL का एग्जामिनर आपका मार्केट शेयर अच्छा ही देता है, अक्सर ACC SBL का एग्जामिनर आपका मार्केट शेयर अच्छा ही देता है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये बताता है कि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है, या दूसरी कंपनी अमलगमेट कर रही है, दूसरी कंपनी दो बड़े जाइंट्स अमलगमेट कर, आप टॉप पे हैं, आपका मार्केट शेयर 55% है,
लेकिन जो बाकी की दो कंपनीज है वो अमेलगमेट करी है, तो देर इज अ पोटेंशियल थ्रेट कि वो आपके बराबर या आपसे ऊपर जा सकते। अभी वो 35 पे एक मौजूद है, लेट्स सपोज 20 पे या 15 पे एक मौजूद है, लेकिन देर आर फेयर चांसेस कि वो बढ़ मिल जाएंगे और अमेलगमेट होने के बाद आपको हिट करेंगे। सो अगेन, आप माइक्रो इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से, इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, इंडस्ट्री से के परस्पेक्टिव से जब मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूं तो यहाँ पे एक और मॉडल आता है जिसको हम कहते हैं पॉटर 5 फोर्सेस। मैंने आपको बताया ना 42 मॉडल्स हैं आपके एग्जाम में। ये वो हैं जो आपने इवन F1 में या FBT में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल हैं जो अभी सेंड आउट के बाद नजर आएंगे, वो आपने FBT में नहीं पढ़े। बट दिस इज अ मॉडल दैट यू मस्ट हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा। सो द फैक्ट इज कि आपने जब एक्सटर्नल परस्पेक्टिव से अपनी एनवायरनमेंट को जज किया तो आपने कहा भाई पेस्टल एनालिसिस लगेगा या सॉर्ट एनालिसिस लगेगा। सॉर्ट में जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है वो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपनी स्ट्रेंथ को ऐसे मटेरियलाइज करूंगा कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज को रैशनलाइज करूं या अपने थ्रेट्स को कम करूं। एंड ऑन दी अदर एंड, अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखता हूं तो मैंने आपसे कहा कि इंटरनल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, यानी इंडस्ट्री में मैं कहाँ मौजूद हूँ और मैं इंटरनल रिसोर्सेज कैसे केपेबल बना सकता हूँ अपने आप को इन द नियर फ्यूचर। जब आपको ये सारी बातें पता चल जाती है ना, तो आप फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हो। जब आपको ये सारी बातें आइडेंटिफाई हो जाती है, देन यू आर इन एन एक्चुअल पोजीशन जहां आपको आइडेंटिफाई होता है कि हाँ जी, फ्यूचर के अंदर मैं ये काम ऐसे कर सकता हूँ या फ्यूचर के अंदर मेरे पास ये कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। सो मैंने आपसे कहा था कि जब आपने ये सारी बातें आइडेंटिफाई कर ली, नाउ यू नीड टू नो व्हाट मिशन एंड विजन इज। देखिए, ये सारी चीजें एक एक सराउंडिंग के अंदर हो सकती है। एक रुकावट है आपकी जिंदगी की, वो रुकावट होती है आपका मिशन और आपका विजन। वो रुकावट क्यों है सर? भाई देखिए, उस विजन को डिविएट नहीं कर सकते, उस मिशन को डिविएट नहीं कर सकते। अगर आप उस विजन और मिशन को डिविएट करेंगे तो आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पा रहे। मैंने आपको बोला कि एसबीएल का एग्जामिनर 99% ऑफ द टाइम एक ऐसा ब्लफ क्वेश्चन या एक ऐसा बाउंसर क्वेश्चन जरूर रखता है एग्जाम में, जिसके अंदर वो क्या करता है, वो आपसे कहता है कि देखो यार, आपने अपना विजन बताया मैंने आपको, और उस विजन के अकॉर्डिंगली आपने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन वो आपको जो क्वेश्चन दे रहा होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत वो उस विजन से डिविएट होता नजर आता है। तो आपने कंक्लूजन में लिखना होता है दैट दिस actual proposal is deviating the stated vision of the company, and we need to take careful consideration before going into this proposal. तो इसका मतलब है मुझे विजन और मिशन का पता होना जरूरी है। दिस इज लाइक द एम्बिट इन विच वी वर्क। हम इसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। हम अपने दीन के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना। हम कहते हैं भाई दीन के जुमरे से बाहर नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलता तो गुनाहगार कहलाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे ये हमारे लिए एक टैग लाइन है, ये हमारे लिए एक बाउंड्री लाइन है जिसके अंदर रहते हुए ही हमने अपने सारे काम को परफॉर्म करना है। सो मिशन क्या होता है याद रखना, मिशन क्वांटिटेटिव, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मिशन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, मिशन क्वांटिटेटिव टारगेट्स होते हैं। मिशन आर योर क्वांटिटेटिव टारगेट्स। Clarity of mission or future course of direction. It is vital for an organization to have a clear understanding of its current position and to have a clear mindset regarding the future action plan and device strategies might fail if the organization continue to deviate from its planned vision और मिशन स्टेटमेंट। देखो एक बात याद रखना, करेंटली मेरी सेल्स है या करेंटली मेरे प्रॉफिट टारगेट्स हैं लेट्स सपोज $1 मिलियन के, और मैं इस वक्त $0.8 मिलियन अचीव कर रहा हूँ इस साल, तो मैंने अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाया। मेरा फ्यूचर का टारगेट है कि मैं $5 मिलियन तक जो है वो जाऊंगा अगले 5 सालों में, या $6 मिलियन मेरा पूरा क्यूमुलेटिव टारगेट है। तो इसका मतलब है कि देखें, याद रखिएगा, हमारे ये जो टारगेट्स है ना, ये हमें डिफाइन करते हैं कि क्वांटिटेटिवली हमने कैसे जाना है। मैं हमेशा ये पढ़ाते वक्त एक बात कहता हूँ कि यार देखो, दीन में भी ना क्वांटिटी है। नहीं समझ आई भाई? अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूं। भाई 70? मैंने एक मतलब अपने मौलाना साहब से पूछा था, मैंने आई वाज अ किड, मैंने कहा 70 क्यों? तो उन्होंने बोला बेटा 70 का मतलब अरबी में अनलिमिटेड होता है, ऐसे ही मतलब बोल दिया। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो ठीक है। अगला सवाल आया, रमजान की ये फर्ज इबादत इतने टाइम्स बढ़ जाती है, टाइम्स डिफाइंड है, सुन्नत इबादत इतने टाइम्स बढ़ जाती है, नफल इबादत इतने क्यों?
दीन के अंदर भी क्वांटिटी, बिकॉज क्वांटिटी एक्चुअली क्रिएट्स अ विजन, क्वांटिटी एक्चुअली क्रिएट्स एन ऑब्जेक्टिव, के तुमने ये भागना है इसके पीछे। 50 मार्क की क्वांटिटी है ना। अगर ये इसी से कहता अच्छे से, सर बिलाल से अपने अच्छे से पढ़ लिया ना, और उन्होंने कह दिया कि इसने अच्छे से पढ़ा है, और तुम पेपर में अच्छे से आ गए और तुमने कोशिश अच्छे से कर ली, तो मैं तुम्हें पास कर दूँ, क्या ही बात होती। फिर तो गेम ही अलग हो जाता। लेकिन सारा मामला 50 का है। जो 50 ले लेता है वो खुश हो जाता है, जो 49 ले लेता है वो दूसरे को ब्लेम करता है, ऐसे मतलब खुद को ब्लेम करता है। तो याद रखिएगा, देखिए क्वांटिटेटिव टारगेट हमेशा मिशन होता है, लेकिन क्वालिटेटिव टारगेट के बगैर क्वांटिटेटिव टारगेट नहीं हो सकता। यानी इसका मतलब है कि वो क्वांटिटेटिव टारगेट को अचीव करने के लिए आपने क्वालिटेटिव टारगेट भी, नमाज आपको इतने टाइम्स इंक्रीमेंट ऑफ सवाब देगी रमजान में, बट खुशू और खुशू से पढ़नी है भाई, पूरे दिल से पढ़नी है हमने, पूरी तवज्जो से पढ़नी है। भाई अगर आप रमजान में गए ना, तो आपने नमाज पढ़ने गए, तो आपको इतने टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा नमाज का, इतना सवाब में इंक्रीमेंट आ जाता है, बट यू हैव टू गिव योर 110% ऑन दिस। तो इसका मतलब है विजन इज अ क्वालिटेटिव टारगेट। कंपनी को सेल्स के टारगेट्स 20% इंक्रीज करने हैं, बट विदाउट हैविंग एनी कस्टमर कंप्लेन, या रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेन विद इन 24 आवर्स, या द कस्टमर शुड नॉट कंप्लेन दैट दे आर जस्ट क्रिएटिंग क्वांटिटी विदाउट हैविंग अ क्वालिटेटिव इम्पैक्ट। तो इसका मतलब है सर, जब भी हम मिशन की बात करते हैं तो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑफ द फैक्ट दैट वेयर डू वी वांट टू गो इन द नियर फ्यूचर। लेकिन ऑन द अदर हैंड उस नियर फ्यूचर पर मैं अपने एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ कि यार एक दिन में 10 यूनिट बनाने हैं, बना देगा। मैंने कहा 10 यूनिट बनाओगे ना, तुम्हें मैं दूंगा बोनस, बना देगा, कचरा बनाएगा। मैं अपने एम्प्लॉय को बोल रहा हूँ ये है आइडियल यूनिट, ऐसे 10 बनाने। बोलेगा विजन बता दिया आपने और मिशन बता दिया अब आपने, अब मुझे इस जैसे बनाने पे ही आपने बोनस देना है। हाँ भाई, इस जैसे बनाने पे ही बोनस मिलेगा। हाँ, अगर इस जैसे नहीं बना पाओ तो बोनस नहीं। इसका मतलब है सर, क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैव नथिंग टू डू विदाउट क्वालिटेटिव टारगेट। क्वालिटेटिव टारगेट का कोई फायदा नहीं है जब तक क्वांटिटेटिव टारगेट्स ना हो। क्वांटिटेटिव टारगेट मिशंस, क्वालिटेटिव टारगेट विजन्स। तो कहता है आपसे, expectation of the key stakeholder as they have an interest in the ongoing activities and the well-being of an organization, therefore the fulfillment of their expectations should be the priority of an organization। कहता है आपसे, टेक्निक्स इंक्लूड पॉटर 5 फोर्स मॉडल। अच्छा, अब जब मैं अपने आप को evaluate करने जा रहा हूँ that where are we currently standing with the macroeconomic perspective, तो मैं पॉटर 5 फोर्स मॉडल लगा सकता हूँ which is an industry model। वेयर आर वी स्टैंडिंग विद द एक्सटर्नल परस्पेक्टिव, तो मैं पेस्टल एनालिसिस लगा सकता हूँ, मैं सॉर्ट लगा सकता हूँ, आगे जाके एक और एनालिसिस पढ़ाऊंगा जो कि माइक्रो इकोनॉमिक में ही आता है, जिसको हम कहते हैं पॉटर वैल्यू चेन एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल। अब ये स्टेक होल्डर मैपिंग मॉडल भी तुमने पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है मेंडलोज मैट्रिक्स मॉडल, जिसमें लो पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर लो इंटरेस्ट, कीप इन्फॉर्म्ड, कीप सेटिस्फाइड, मिनिमल एफर्ट एंड कीप क्लियर होता था। आई विल टीच यू, डोंट वरी, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मैं बता दूँ। ठीक है जी। सो अब सर मुझे ये पता चल गया दैट वेयर एम आई करेंटली स्टैंडिंग, मुबारक हो। अब सर दूसरी बात ये, व्हाट स्ट्रैटेजिक चॉइसेस डू वी हैव। देखें, एग्जाम में जब आपको अपनी करंट स्टैंडिंग पता चल जाएगी, तो वो आपको एक से ज्यादा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस देगा एवेल्युएट करने के लिए, और आप अपनी करंट स्टैंडिंग में से स्ट्रेंथ को निकालते हुए उस चॉइस का ऑप्शन कंक्लूजन में देंगे जो आपकी स्ट्रेंथ से वेल अलाइन कर रहा है। सर नहीं समझ आई। देखें, मुझे एग्जामिनर ये कहता है दैट आई हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड वेबसाइट, ये आपकी स्ट्रेंथ हो। अब एग्जामिनर ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं एक फिजिकल स्टोर खोलूं या एक ऑनलाइन ई स्टोर खोलूं। अगर मैं फिजिकल स्टोर खोलता हूं तो उसमें भी 0.5 $5 लाख लगेंगे, और अगर मैं एक ई स्टोर खोलता हूं तो उसमें जो है वो $10 लाख लगेंगे, या $5 लाख ही लगेंगे, लेट्स। अब आपका पहला दिमाग क्या कहेगा, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रेंथ of having a very well developed website, this strength well aligned with the fact that I should go for the e-store. However, now I should identify the proposed financial statement, the futuristic financial statement, the estimated financial statement of both these proposals. And that is the proposal of going for a physical store or the proposal of going for an online e-store. बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आपको अपनी करंट स्टैंडिंग, करंट स्ट्रेंथ, करंट वीकनेसेस, करंट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, करंट सोशल ऑब्जेक्टिव, करंट टेक्नोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, करंट इकोलॉजिकल लीगल ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे, तभी आप फ्यूचरिस्टिक
अपने प्रपोजल्स को, अपने स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को इवैल्यूएट कर पाऊंगा। तो एक्चुअली एग्जाम क्या करता है आपसे, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपने ये स्ट्रैटेजिक चॉइसेस को आइडेंटिफाई और इवैल्यूएट करना है। आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स को ढूंढना है। आपने इसके ऊपर काम करके हमें बताना है कि कौन सा स्ट्रैटेजिक चॉइस को मैं एक्शन में लेके आऊं। आपने इसके ऊपर काम करके हमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से ये आइडेंटिफाई करके देना है, कंक्लूड करना है, जस्टिफाई करके देना है कि भाई ये स्ट्रैटेजिक चॉइस वाकई एक्शनेबल ऑब्जेक्टिव्स में लाए जा सकते हैं, which means that strategic choices involve identifying the best strategies for the organization while devising the plan and strategic activities to be implemented. The following three elements should be considered. Number one, पहला काम करो, जो भी तुम्हारे पास स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं वो जनरेट करो, लेकिन याद रखना उसका ताल्लुक मिशन पे होना चाहिए। नहीं समझ आई सर? सर मैंने आपसे कहा मेरा मिशन है कि मैं हर साल $1 लाख का टर्नओवर जनरेट करूं। करंटली मैं जो है वो एक, लेट्स सपोज, एक मैन्युफैक्चरिंग इदारा चला रहा हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा हूँ, या एक पावर प्लांट चला रहा हूँ, या मैं लेट्स सपोज एक जो है वो सर्विस सेक्टर चला रहा हूँ, जो भी आपने। अब इस सर्विस सेक्टर या इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं क्या करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग के ऊपर काम करूं, और मैं साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ अपना एक रिटेल स्टोर खोल लूं। मैं अपनी मार्केटिंग पे काम करूं, और टू अचीव मिशन वी हैव आइडेंटिफाइड स्ट्रैटेजी, जी ये स्ट्रैटेजीज जो हमें उस मिशन तक पहुंचाए। याद रखना मेरा मिशन क्या है, मेरा मेरा दुनिया का मेरा मिशन ये है कि मैं $1 मिलियन की टर्नओवर जनरेट करूं। इस मिशन को पहुंचने के दो ऑब्जेक्टिव, दो चॉइसेस हमें दी हुई हैं एग्जामिनर ने। पहली चॉइस वो कहता है कि अपनी ही मार्केटिंग करो और अपना ही रिटेल सेटअप खोल लो। दूसरी चॉइस ये कहता है कि आउटसोर्स कर दो, और एक एक आउटसोर्स रिटेल सेटअप को बोलो कि वो तुम्हारी प्रोडक्ट बेचे। और जब तुम आउटसोर्स करोगे तो इनिशियल आउटले तो नहीं लगेगा, इनिशियल कैपिटल तो नहीं लगेगा, लेकिन जो भी तुम बेचोगे उसका 20% वो ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जाता हूं तो मुझे 1.2 मिलियन जनरेट करना पड़ेगा। नहीं समझे? सर के 1.2 मिलियन कैसे? भाई सीधी बात है, अगर 20% वो ले जाएगा तो मुझे 0.2 मिलियन इसको देना है, और 1 मिलियन मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अगर मैं पहले वाले ऑब्जेक्टिव पे जाता हूं तो मुझे लेट्स सपोज 0.1 मिलियन या 0.2 मिलियन या 0.3 मिलियन मार्केटिंग में लगाना पड़ेगा, जिससे मैं 1 मिलियन तक की सेल जनरेट कर पाऊँ। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज बिट मोर प्रिडिक्टिव. Second objective is something that you can ascertain in terms of finances. However, first objective can even increase your mission target as well. हो सकता है मैं मार्केटिंग करूं, एक नहीं 2 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो जाए, 2 करोड़ की नेट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो जाए। और हो सकता है मैं मार्केटिंग करूं, 1 रुपए भी जनरेट ना हो सकता है मैं आउटसोर्स करूं, और आउटसोर्स को टारगेट दे दूं कि भाई तुमने अगर 1 मिलियन तक की सेल मुझे करा दी, या 1.2 मिलियन तक की सेल मुझे करा दी, तो 0.2 मिलियन तुम्हारा। और अगर वो इतना ही स्ट्रांग हुआ और उसने करा दी तो आपको फायदा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने दोनों ऑप्शंस को, दोनों स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, या तीसरी स्ट्रेटेजिक चॉइस भी हो सकती है, चौथी भी हो सकती है, पांचवी भी हो सकती है, आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट ऑल द स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ हाउ कैन आई रीच टू माई मिशन एंड एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स। देखो पहले स्ट्रेटेजिक चॉइस का भी मैंने आपको प्रो एंड कॉन बताया, दूसरे स्ट्रेटेजिक चॉइस का भी मैंने आपको प्रो एंड कॉन बताया। मैंने आपको बताया कि दोनों स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू कंक्लूड। और ऐसा सवाल नॉर्मली रिपोर्ट के फॉर्मेट में आता है। रिपोर्ट के फॉर्मेट में वो आपको कहता है कि भाई पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स को वैल्यूएट करो, और कंक्लूजन में मुझे बताओ कि क्या अच्छा क्या बुरा। फिर कहते हैं सेलेक्ट द स्ट्रैटेजी दैट बेस्ट सूट्स यू, फॉर एग्जांपल सी द स्ट्रैटेजी सिलेक्शन क्राइटेरिया अंडर द नेक्स्ट सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन, जो आपको बेहतर लगे उसको आप एक्शन में लगा दो। अब सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सर आपको पता है हमने पहला काम क्या किया? सर हमने पहला काम ये किया कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस किया। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस का मतलब है वेयर एम आई करेंटली स्टैंडिंग। सर फिर दूसरा काम आपको पता है मैंने क्या किया? दूसरा काम, आई जनरेटेड ऑल पॉसिबल स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सर ये जो ऑल पॉसिबल स्ट्रैटेजिक चॉइसेस थी ना, उसमें हमने प्रोज भी आइडेंटिफाई किए और कॉन्स भी आइडेंटिफाई किए, और फिर सर उसमें से जो बेस्ट चॉइस था उसको कंक्लूजन में स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन किया। यानी द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन द प्लान स्ट्रैटेजीज आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। इंप्लीमेंट द सेलेक्टेड स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट करना है।
आपने अपनी वर्किंग कर लिया, आपने अपने अपने तरीके से बेस्ट ऑप्शन ढूंढ लिया, नाउ यू नीड टू इम्प्लीमेंट इट। वंस यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट, मॉनिटर द रिजल्ट। भाई देखिए, आपने जब स्ट्रैटेजी को लगा रहे हैं तो आप मॉनिटर करते रहेंगे, साथ साथ देखते रहेंगे कि क्या वो 1 मिलियन का टारगेट अचीव होता हुआ नजर आ भी रहा है या नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी कंपनी के एक डायरेक्टर है, उनको सेल्स डायरेक्टर, उनको ना टारगेट मिला हुआ है कि भाई आपने इतना सेल करवानी है। अच्छा, वो पूरा साल ना ठंड में जाता है। ठंड का मतलब है कि मतलब वो कोई खास उस पर फोकस नहीं करते। साल के आखिरी क्वार्टर में ना वो अक्सर ऑडिट वालों से भी लड़ रहे होते हैं, मतलब हमसे भी फटा कर रहे होते हैं। हमसे बोलते हैं यार तुम लोग ऐसे ही रोक रहे हो, वो सेल बिल्कुल जस्टिफाइबल है, और वो मतलब आप यूं सोचें कि बस मैं दबे अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ कि वो सेल करके वापसी मंगा लेते हैं, लेकिन साल के बाद। सेल करते हैं साल से पहले, मंगाते हैं साल के बाद। तो उनके टारगेट्स इस तरह के हैं कि अगर लेट सपोज 10% रिटर्न होता है तो हम उसको मान लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर 20% रिटर्न होता है तो उसमें हम 7% आपकी रिडक्शन कर देंगे। इस तरह के कुछ टारगेट्स हैं। सो ही इज इन द इंटायर 9-10 मंथ्स ही इज ऑल गुड टू गो, भाई कोई मसला नहीं। लेकिन आखिरी के 3-4 महीने के अंदर ना वो पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट उसको नजर आ जाता है, उसको समझ आ जाती है या तो बोनस मिलना है नहीं मिलना। तो देखो, दिस इज समथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हिट द टारगेटेड रिजल्ट, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टारगेट रिजल्ट। फिर कहते हैं implement the strategy, monitor the result and amend the strategy if the desired result are not being achieved। एक मरतबा अगर आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, अगर आपको लगता है कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट सही नहीं था, आपने स्ट्रैटेजी ए चुनी, लेकिन सर मुझे तो लगता है स्ट्रैटेजी बी वॉज मोर फ्रूटफुल, मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बी वॉज मोर बेटर देन दी स्ट्रैटेजी ए, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं स्ट्रैटेजी बी के ऊपर चला जाऊंगा। ऑल्दो इट इज गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग राइट नाउ बिकॉज यू चोज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू स्ट्रैटेजी, बट स्टिल वो स्ट्रैटेजी आपको लगानी पड़ेगी बिकॉज ए पे चलने से कोई फायदा नहीं होगा। सर यही सारी बात बच्चों के लिए भी होती है कि भाई आप जब एक चीज के ऊपर काम करते हैं, एक फोकस करते हैं, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं किया करें। जैसे आई नो अ पर्सन जिसने मुझे कहा सर मैं एक हफ्ता एसबीएल लेके देखूंगा, एक हफ्ता एसबीआर लेके देखूंगा। तो मैंने कहा तीसरे हफ्ते में भी बेटा प्रोफेशनल का कोई तीसरा पेपर लेके देखना, क्योंकि जाहिर है तसल्ली तो तुम्हें उस वक्त तक नहीं होगी। तो भाई आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना एसबीएल देना, तो भाई एसबीएल दे दो। एसबीआर देना एसबीआर, कोई और पेपर देना कोई और दे दो। डोंट थिंक ऑफ द फैक्ट कि यार मैं एक हफ्ता ये देख लेता हूँ, एक हफ्ता वो देख लेता हूँ, इधर भी नाचता हुआ देख लूंगा, उधर भी नाचता हुआ, फिर मैं देखूंगा किसका किसका डांस मुझे ज्यादा समझ आए। ये बिल्कुल ही इंतहाई बकवास स्ट्रैटेजी। सोचे मैं आपसे ये बोलूंगा यार मैं एक हफ्ता आपको पढ़ा के देखूंगा, समझ आए तो ठीक है, वरना किसी और को पढ़ा के देखूंगा। जी लगेगा ना आपको कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो बेटा स्ट्रैटेजीज को भी अमेंड तब करते हैं जब आपको लगता है शॉर्ट शॉर्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, आपको लगा अल्लाह ना करे आपने पुराना पेपर दिया और वो अल्लाह ना करे बट नहीं निकला, या लेट्स सपोज आपको लग रहा था नहीं निकलेगा, निकल गया। अभी तो आप इस फेज में है ना, ये पता नहीं क्या होगा। अभी तो आधी से ज्यादा हम इसी फेज में हैं यार। सही है, अभी जो हो रहा है सिर्फ सुन लो। अल्लाह जाने उस रिजल्ट वाले दिन तक तो सिर्फ सुन लो, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन तो मैंने डिसाइड करना है कि मैंने अगला पेपर कौन सा देना है। यही होता है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। और कुछ लोग तो रिजल्ट के बाद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि क्या करना है। जैसे देयर वाज अ स्टूडेंट हु फ्लंक्ड द स्किल एग्जाम, और उसके दो स्किल के एग्जाम थे। उस बेचारे आदमी ने 2 स्किल के और एक पी सीरीज के एग्जाम दे दिया अगले अटेम्प्ट। मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा बिल्कुल ही कोई जाहिलाना अप्रोच है। कह रहा मैं पास करके दिखाऊंगा। अब मेरी उसकी शर्त लगी हुई है, अब देखें अल्लाह खैर करे। वह अल्लाह करे वो जीते, मैं ना जीतूं, बस मेरा दिल है ये। खैर, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाँ मतलब इंशाल्लाह वो जीते ना, हाँ, फिर सही है। सो एनवायरनमेंट विच मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट सराउंड द बिजनेस, फॉर एग्जांपल द इकोनॉमी, लॉस, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स। दो किस्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट दैट पर्टेन टू द कंट्री एंड एनवायरनमेंट दैट पर्टेन टू द इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट। इन ऑर्डर टू डिवाइस द स्ट्रैटेजी इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट रीजनेबल प्रेडिक्शंस आर मेड। देखें सीधी बात है, आप भी प्रेडिक्शन लेते हैं सर मैंने 50 मार्क्स इसके अटेम्प्ट कर लिए थे, 20 यहाँ से भी आ जाएंगे। हर बच्चा एग्जाम के बाद ना कैलकुलेट करता है। सर मुझे ऐसा लगता है अगर एग्जामिनर ने स्ट्रिक्ट चेकिंग की तो 51 देगा, और अगर बिल्कुल ही इंडियन चेकिंग की तो 70 तो मेरे पक्के हैं। ठीक है, तो आते 35। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है, लेकिन द फैक्ट है कि आप भी प्रिडिक्शन करते हो। यार ये सवाल तो मैंने 20 मार्क का बिल्कुल सही किया था, ये तो थ्योरी था, ये तो मुझे आता था। तो आपको जो लग रहा था आता है, हो सकता है एग्जामिनर को ना लग रहा होता है, बट द फैक्ट है कि प्रिडिक्शन का होना जरूरी है। चाहे बिजनेस की इन्वायरमेंट में हो, चाहे नॉर्मल इन्वायरमेंट में, हम भी एज अ बिजनेसमैन प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए ऑडिट भी प्रिडिक्शन पे ही तो होता है। भाई आपने प्री ऑडिट का नाम सुना है? कभी पता है क्या होता है प्री ऑडिट? व्हाट इज प्री ऑडिट?
अच्छा, मैं सॉरी, मैं सवाल गलत फ्रेज कर गया। इंटरनल ऑडिट में प्री ऑडिट क्या होता है? व्हाट इज प्री ऑडिट इन इंटरनल ऑडिट? रिहर्सल? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ओके, देखिए, जब आप किसी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो ऑडिटर उसे अप्रूव करता है, या जब भी आप कोई खर्चा करते हैं ना, तो इंटरनल ऑडिटर उसे अप्रूव करता है। तो हमारी एक प्री ऑडिट की टीम है, मिसाल के तौर पे ये एयर कंडीशनर की कॉस्ट है। अब वो प्री ऑडिट की टीम क्या करेगी, उसके पास एक वेरिएंट शीट होगी। वो क्या करेगी, बोलेगी भाई ये एयर कंडीशनर की कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए, ये नया इस साल के एयर कंडीशनर की कॉस्ट है 1,20,000 रुपए। अब उस वेरिएंस में ना वो ये देखेगी कि यार इसमें लिखा था 20% का वेरिएंस एक्सेप्टेबल है। तो वो होता है ना, घोड़े के आगे एक लगा दिया जाता है कि वो कहता है अंधा हूं मैं, कुछ नहीं करना, वो लगाएगा ठप्पा, अप्रूव। 21% पे कॉस्ट बढ़ गई है, रिजेक्टेड। 20% है, अप्रूव। 21% रिजेक्ट। तो एक बिल्कुल ही अकल से बंद आदमी हम बिठा देते हैं प्री ऑडिट में, जिसका काम क्या होता है कि अगर वेरिएंस से ऊपर चला गया तो डिसअप्रूव, अगर वेरिएंस में रह गया तो अप्रूव, ये वो काम करता है। अब ये जो बंदा होता है सर, ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि देखें, जब हम प्री ऑडिट करते हैं ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ऐसे वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर लें जो हमें लगता है कि ये शायद कॉस्ट में कोई डिफरेंस है। उसके बाद फिर हम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, जिनको हमने जो है वो अप्रूव नहीं किया होता। फिर हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है, अगर हमें एक्सप्लेनेशन जस्टिफाइबल मिलती है हम जाने देते हैं, नहीं मिलती तो हम रोक देते हैं उस एक्सपेंडिचर को, और हम मना करते हैं। फिर उस पर एक और आगे का एक प्रोसेस चलता है। दैट इज प्री ऑडिट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंटरनल से है, तो मैं इस वजह से इंटरनल के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। तो अब मेरा सवाल ये है कि सर, ये जो रीजनेबल प्रिडिक्शन है, ये जो वेरिएंस एनालिसिस है, ये भी किसी ने किया होगा ना? ये जो वेरिएंस एनालिसिस है, ये हो सकता है इन्फ्लेशन की बेसिस पे हो, ये हो सकता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिस पे हो, यानी किसी ने ये 20% ढूंढा होगा कि एक साल में अगर ये कॉस्ट 20% बढ़ जाए एक्सेप्टेबल। भाई हर कॉस्ट 20% नहीं होती। हो सकता है एयर कंडीशनर की कॉस्ट 20% हो, और ह्यूमन रिसोर्स हायर करने की कॉस्ट 40% हो, इंक्रीमेंट अलाउ भाई 40%। या हो सकता है सर्विसेज की कॉस्ट जो है वो 30% हो, और फला चीज की कॉस्ट 12% से ज्यादा ना अलाउ की जाती। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई कॉस्ट इतनी बढ़ती ही नहीं है, तो हम बोलते हैं 8-9%, 10% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएंसेस है, ये हर साल के एंड में कोई बंदा बैठकर पाकिस्तान के बजट से निकालता होगा, इन्फ्लेशन से निकालता होगा, एंड अदर फैक्टर्स को कंसिडर करता है। इसी तरह जब मैं प्रिडिक्शन करता हूं, तो मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए बिजनेस के इंटरनल प्रिडिक्शंस करता हूं। जैसे मुल्क में ये डिसाइड किया जा रहा है कि इस इंडस्ट्री पे 2% टैक्स बढ़ेगा। तो अगर 2% टैक्स बढ़ेगा, तो ये रियलिटी है कि सर रॉ मटेरियल महंगा होगा। ये रियलिटी है कि 2% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा। ये रियलिटी है कि कुछ इस तरह का मामला होगा। तो उसका मतलब है हमारी जो भी प्रिडिक्शन होगी वो किसी ना किसी ट्रेंड की बेसिस पे, वो किसी ना किसी सिनेरियो की बेसिस पे, वो किसी ना किसी प्लानिंग की बेसिस पे हुआ करेगी। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनेबल प्रिडिक्शन। अच्छा खैर, मेरे ख्याल में ये रीजनेबल प्रिडिक्शन वाली बात जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, मैं आपको, आप में से जो बच्चा ग्रुप पे एडेड नहीं है, प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपने नाम के साथ। ठीक है, और आपने अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप करना है ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। हमारी रोज क्लास है, यानी कल परसों तरसों, यानी वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये चारों दिन हमारी क्लासेस होंगी। और मेरी कोशिश ये, क्योंकि असल में एक तो मुहर्रम की भी बीच में ऑफ आएगा 2-4 दिन, तो मेरा दिल है कि मैं वो भी कर दूं। फिर हो सकता है कि मुझे शायद 3-4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना पड़े। ठीक है, तो मैं फिर उन 3-4-5 दिनों में शायद क्लास ना ले सकूं। तो मेरा मेरा टारगेट ये है कि मैं उस टाइम पीरियड से पहले, मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई में होगा ये काम, उस टाइम पीरियड से पहले पहले मैं आपको जो है वो एडिशनल क्लासेस लेकर आपका सिलेबस थोड़ा सा तेज करूँ, और मैं उस टाइम पीरियड में आपको कुछ असाइनमेंट्स एलोकेट करूंगा। या हो सकता है मैं कुछ लाइव क्लास, 1-2 लाइव क्लासेस वहाँ इस्लामाबाद से लूंगा। ठीक है जी। तो प्लीज कोशिश करें। अब आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है। वंस डिसाइडेड, तो अब आप इसके ऊपर आंख बंद करके फैसला कर लें। आपने पढ़ना है एसवीएल, दूसरा पेपर पढ़ना है, जो भी डिसीजन है आपका ले लें। एंड वंस डन, अब आपके पास पीछे मुड़ने का रास्ता, पीछे देखने का कोई रास्ता नहीं है। नाउ वंस डन इज डन। ठीक है जी। इसको यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। टोज मॉडल वो अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टोज, TOWS जी।